आज हम आपकी +1 का ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में टोटल 7 चैप्टर हैं। आज जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर के अंदर हम डाइजेस्टिव सिस्टम कवर करेंगे, डाइजेशन ऑफ फूड कवर करेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट एंड लास्ट है कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कि डाइजेशन होता क्या है। ठीक है, और इस चैप्टर का मीनिंग क्या है। डाइजेशन देखिए हम किसका करते हैं, आप सबको पता है कि अगर हमें जिंदा रहना है, अगर हमें कुछ भी काम करना है, तो काम करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, हमें एनर्जी की जरूरत होती है। एंड एनर्जी कहाँ से मिलती है, एनर्जी हमें मिलती है फूड से। लेकिन जो फूड हम खाते हैं वो फूड कैसा होता है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स फूड। उस कॉम्प्लेक्स फूड को हमारी बॉडी जो है वो एज इट इज एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, इसीलिए हमें उस फूड को तोड़ना पड़ता है। तोड़ने के बाद उस फूड की क्या बनती है, सिंपल फॉर्म बनती है। एंड उसके बाद हमारी बॉडी क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब करती है। इसी को कहते हैं डाइजेशन। अभी जस्ट ओनली यहाँ पे एक डेफिनेशन है, इसको भी हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ conversion of the complex food substances to simple absorbable form is called digestion, and it is carried out by digestive system by mechanical and the biochemical method. हो सकता है कि आपको डेफिनेशन समझ में ना आई हो, लेकिन धीरे धीरे भी आपको समझ में आ जाएगी। जैसे आप यहाँ पे देखिए हमारे पास अगर हम बात करते हैं डाइजेशन की, डाइजेशन की कौन कौन सी स्टेजेस होती है। सबसे पहली स्टेज होती है इंजेशन। इंजेशन क्या होता है, फूड को इनटेक करना, खाना, फूड को इनटेक करना इसे कहते हैं इंजेशन। अब देखिए जैसे ही हम फूड को खाते हैं, तो अभी हमने क्या कहा कि जो हमारा फूड है, हमारा फूड कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स फूड होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है समझने वाली, इस कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब क्या है। कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब ये है कि जो फूड हम खाते हैं वो फूड आपका किस किस से रिच होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसमें फैट भी होता है एंड उसमें प्रोटीन भी होती है। तो देखिए हमारा फूड कैसा है, कार्बोहाइड्रेट रिच है, फैट रिच है, प्रोटीन रिच है। लेकिन इस सारी चीजों को हमारी बॉडी एज इट इज ले नहीं सकती है। क्यों नहीं ले सकती है, क्योंकि ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसीलिए हमें इसको तोड़ना पड़ता है। एंड तोड़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे एंजाइम्स कहाँ से मिलते हैं, हमें ग्लैंड से मिलते हैं। लेकिन अब जैसे मैंने बात की यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट की भी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, लेकिन मोस्टली जो हम जिस फॉर्म को हम लेते हैं वो हमारे पास काफी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है। तो यहीं पे हमने कहा था कि इसको तोड़ते हैं किस फॉर्म में, ताकि हमारी बॉडी उसको अब्सॉर्ब कर सके। अब हमने कहा इंजेशन क्या होता है, फूड का इंटेक करना। उसके बाद क्या होता है, डाइजेशन होता है। डाइजेशन में क्या होता है, चीजों का तोड़ना, उसका ब्रेक डाउन करना। अब देखिए ब्रेक डाउन कैसे कैसे होता है, हमने कहा केमिकल मेथड से भी होता है और हमारे पास मैकेनिकल भी होता है। अब ये मैकेनिकल मेथड क्या है, हमारे माउथ में क्या होता है, टीथ होते हैं, टीथ से बाइट करते हैं हम। तो जो टीथ से बाइट करते हैं फूड को, दिस इज अ मैकेनिकल। लेकिन साथ ही साथ में जो हमारा माउथ है वहां पे स्लाइवा भी होता है। जब हमारा फूड स्टमक में जाता है वहां पर भी बहुत सारे एंजाइम रिलीज होते हैं, वो हमारे पास केमिकल मेथड है। तो सेकंड होता है डाइजेशन। थर्ड होता है कि जब हमने इस फूड को कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर दिया, वो आपका अब क्या होता है, काफी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद हमारी बॉडी क्या कर लेती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है उस फूड को। एंड एब्जॉर्ब करने के बाद वो फूड कहाँ चला जाता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, ब्लड के अंदर चला जाता है। लेकिन जो फूड हमने खाया, कुछ फूड ऐसा होता है जिसका आपका क्या होता है, मतलब वो हमारी बॉडी जिसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, तो उस फूड को कहते हैं अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। तो जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो क्या होता है, हमारे एनएस के थ्रू बाहर आ जाता है, जिसे हम कहते हैं इजेशन। तो इसी सारे प्रोसेस को भी हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अपनी ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, या इवन आपकी मोस्ट ऑफ द मैमल्स की, तो इन सब में जो ये फीडिंग है और डाइजेशन है, कौन कौन सी स्टेजेस होती है, 4 स्टेज होती है टोटल। सबसे पहले होता है फूड को इनटेक करना, मतलब इंजेशन। सेकंड स्टेप होता है डाइजेशन, उस फूड का ब्रेक डाउन करना।
थर्ड होता है कि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, कहाँ पे, इनटू द ब्लड स्ट्रीम। लास्ट होता है कि जो फूड हमारा डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो क्या होता है आपका हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं इजेशन। तो इनजेशन मतलब होता है इन करना, एंड इजेशन से का मतलब होता है एग्जिट, बाहर निकालना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या क्या चीजें लिखी गई। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो हमारा जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है ये आपका किस किस से बना होता है। हमारे पास फर्स्ट पोर्शन होता है एलिमेंट्री कैनाल, एंड सेकंड पोर्शन है उसके ग्लैंड्स, जिसे कहते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब हमारे पास ये जो माउथ है ना, इस माउथ से लेके पाइप स्टार्ट होती है और जाते जाते कहां तक, एनस तक। ये माउथ से एनस के बीच में जितने भी हमारे पास ये ट्यूब है, इस पूरी को ही कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, इसी को ही हम कहते हैं गट। तो इस एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहला पार्ट है माउथ, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। उसके बाद माउथ के बाद अंदर क्या आती है, कैविटी आती है। इस कैविटी को कहते हैं ओरल कैविटी, इसी को ही कहते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बाद हमारे पास एक पीछे यहाँ पे एक हमारे पास एक रीजन आता है, उसे कहते हैं फेरिक्स। फेरिक्स के पास एक बहुत ही लॉन्ग ट्यूब आती है, इस लॉन्ग ट्यूब को कहते हैं एसोफेगस। एसोफेगस को हम कहते हैं फूड पाइप, क्योंकि फूड यहाँ से क्या करता है, ट्रेवल करता है। एसोफेगस कहाँ पे जाकर ओपन होती है, हमारे स्टमक में जाकर ओपन होती है। स्टमक किसमें ओपन होता है, स्टमक ओपन होता है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम, सेकंड पोर्शन होता है जेजुनम, एंड लास्ट पोर्शन होता है इलियम। उसके बाद हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी ओपनिंग होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, जो आप ये देख पा रहे हो। लार्ज इंटेस्टाइन का भी सबसे पहला पोर्शन होता है सीकम, सेकंड पोर्शन होता है ये वाला, इसका नाम है कोलोन, लास्ट पोर्शन होता है रेक्टम, और रेक्टम के बाद ओपनिंग उसे हम कहते हैं एनस। तो आपने माउथ से जितने भी रीजन अभी हमने देखे ना एनस तक, माउथ टू एनस, ये सारे किसके पोर्शन है, ये सारे हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट है। और इसके साथ साथ ही क्या होते हैं, कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, इनके बारे में भी अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार पहले यहाँ पे थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है। एक लॉन्ग ट्यूब होती है, आपने देखा एक लॉन्ग कॉन्टिन्यूस ट्यूब है, हमारे माउथ से स्टार्ट हुई है और उसकी एंडिंग कहाँ पे होती है, एनएस तक उसकी एंडिंग होती है। अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये कितने मीटर लॉन्ग है, कितनी बड़ी है एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल की टोटल लेंथ होती है 6 to 9 मीटर लॉन्ग है ह्यूमन बींग्स के अंदर। एलिमेंट्री कैनाल को ही हम गट कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल को ही हम डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं, सबसे पहला क्या है माउथ, माउथ के बाद अंदर आ करके ये क्या आती है, ये आती है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बाद एक पोर्शन आता है उसे कहते हैं फेरिक्स। एक्चुअली जो ये फेरिक्स होता है ना, जो हमारा ये फूड पाइप है, मतलब जिसको हम एसोफेगस कहते हैं, और एक विंड पाइप होती है, उन दोनों के बीच में एक हमारे पास एक कॉमन जंक्शन होता है, उसको कहते हैं फेरिक्स। फेरिक्स के बाद आता है एसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप कहते हैं। देन स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, और लास्ट में क्वेश्चन आता है हमारे पास एनएस का। ठीक है, तो ये था हमारे पास ओनली एक जनरल व्यू। अभी हम इसके बारे में भी अभी हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि माउथ में क्या क्या चीजें होती है, मतलब बक्कल कैविटी में, उसमें मैकेनिकल वर्क क्या हो रहा है, केमिकल वर्क क्या क्या चीजें हो रही है। ठीक है, बट उससे पहले एक बार जस्ट ओनली यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी एक स्लाइड है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फूड के बारे में ही चीजें कि फूड क्या है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। देखिए फूड क्या है, वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो फूड बेसिक रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि अभी भी हमने बात की कि अगर हमें कुछ भी काम करना है, हमें ट्रेवल करना है, हम चलना फिरना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, हर एक चीज के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी की जरूरत होती है। एंड हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, एनर्जी हमें मिलती है फूड से। अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो फूड हम खाते हैं, मैंने आपको कहा था कि वो फूड कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स फूड होता है। कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब क्या है कि जो हमारा ये फूड है, हमारी फूड में क्या क्या चीजें होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जो हम मोस्टली आलू वगैरह खाते हैं, ये आपके बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं। जैसे हम आपकी दालें वगैरह खाते हैं, दालें आपकी प्रोटीन रिच होती हैं। फैट्स आपकी जो ऑयल वगैरह हो गया, बटर हो गया,
तो जो भी हमारा ये फूड होता है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। इसकी वजह से हमारा फूड कैसा बन जाता है, वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा विटामिन एंड मिनरल्स भी कुछ कुछ स्मॉल क्वांटिटीज में प्रेजेंट होते हैं। फूड क्या करता है हमें, फूड प्रोवाइड द एनर्जी, फूड से हमें एनर्जी मिलती है, ऑर्गेनिक मटेरियल मिलते हैं हमारी ग्रोथ के लिए। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा कि जो हमारा फूड है उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो आप सबको पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट किस किस से बनता है, कार्बन भी होता है यहाँ पे, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। प्रोटीन में भी सारी चीजें होती हैं, मतलब कार्बन भी होता है, ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन भी होता है एक्चुअली प्रोटीन में तो, और फैट्स में भी सारी चीजें होती हैं। तो हमारे पास जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जितने भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर हम अपनी बॉडी में सेल का ग्रोथ करना चाहते हैं या जो टिश्यू डैमेज हो गए हैं उनको हम रिपेयर करना चाहते हैं, तो उनकी हमें जरूरत पड़ेगी। और वो सारी चीजें हमें कहाँ से मिलेगी, हमें फूड से तो मिलेगी। मान लेते हैं कोई बीमार हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो हम क्या कहते हैं कि आप अच्छी अच्छी चीजें खाओ, आप ये खाओ अपनी डाइट में, आप ये सारी चीजें लो। उसका रीजन क्या है, रीजन यही है कि जो चीज हम खाएंगे, जो हमारी बॉडी में जो टिश्यू जो आपके डैमेज हो गए वो क्या हो जाएंगे, रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे। तो फूड हमें क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ में फूड हमें ऑर्गेनिक मटेरियल भी प्रोवाइड करता है। किसके लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, ताकि हमारी बॉडी का साइज बढ़े और जो टिश्यू हमारे डैमेज हो गए उनकी क्या हो जाए, रिपेयर हो जाए। The water we take in play important role in the metabolic processes and also prevent dehydration of the body. तो वाटर का भी रोल होता है हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में, और इसके अलावा कि हमारी बॉडी से जो पानी हो उसका लॉस ना हो जाए, एक्सेस वाटर ना निकले, डिहाइड्रेशन ना हो, तो उसमें भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो है बायोमैक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि अभी मुझे पता है अभी आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर किया नहीं है। जैसे अभी भी मैंने आपको कहा कि जो हमारा फूड है, फूड में क्या क्या चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, हमारे पास फैट्स हैं, यही सारी चीजें हम लेते हैं। अब जब आप बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर करोगे ना, थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, ताकि आप यहाँ पे रिलेट कर पाओ। जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो किसको बनाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को बनाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाते हैं। अब हमारी पूरी की पूरी बॉडी इन बायोमोलिक्यूल से मिलकर ही बनी है। मोस्टली इसमें चले आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफी कुछ होता है। लेकिन हमारे पास ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं ये भी आपके दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल एंड सेकेंड होते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल। बायो माइक्रोमोलिक्यूल क्या होता है, जो हमारी बॉडी में थोड़ा हमें ट्रेस क्वांटिटी में चाहिए होता है, और बायो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं जो हमारी बॉडी में कैसे होते हैं, काफी ज्यादा भी प्रेजेंट होते हैं, और साथ ही साथ इनका जो साइज होता है ना वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। साइज कैसा होता है, वेरी वेरी लार्ज, काफी बड़ा साइज होता है किसका, बायो मैक्रोमोलिक्यूल का। और जनरली ये क्या होते हैं, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। अब बायोमोलिक्यूल्स के एग्जांपल क्या है, सबसे पहला एग्जांपल आता है प्रोटीन का। तो प्रोटीन जो होती है उसका साइज काफी ज्यादा बड़ा है, इसीलिए उसको हम किसके अंडर लेते हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल के अंडर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास लिपिड्स। लिपिड्स का जो साइज होता है एक्चुअली, हमारे अभी मुझे ये रेंज याद नहीं आ रही, जहां तक मेरा ख्याल है 1000 किलो डाल्टन। आपके एनसीईआरटी में ये डेटा दिया गया है कि मान लेते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का साइज आपका, अगर वो आपका 1000 किलो डाल्टन से ज्यादा है तो उसे हम कंसिडर करते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल अंडर। तो प्रोटीन का साइज भी 1000 डाल्टन से ज्यादा ही होता है। लिपिड का जो साइज होता है ना वो आपका 800 समथिंग होता है, मतलब काफी कम होता है, बट फिर भी हम इसको बायो मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर कंसिडर करते हैं। ये इसकी एक एक्सेप्शन है। करते क्यों है ये जब हम चैप्टर करेंगे तभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा थर्ड हमारे पास चले आते हैं पॉलीसेक्राइड्स। अब ध्यान रखना इसके बारे में, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं, जो भी मैंने बात की थी ना कि कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट की ना 3 कैटेगरीज आती है, कौन कौन सी,
मोनोसेक्राइड, सेकंड कैटेगरी आती है डायसेक्राइड, एंड थर्ड कैटेगरी आती है पॉलीसेक्राइड। तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट में जो ये पॉलीसेक्राइड है ये बायोमैक्रोमोलिक्यूल होता है, मोनो और डाया नहीं होते हैं। तो ये जो बायोमैक्रोमोलिक्यूल है लाइक पॉलीसेक्राइड, इनका साइज बहुत बड़ा होता है, प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गया, इसके अलावा हमारे पास न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं, ये भी बायोमैक्रोमोलिक्यूल ही है। और इन सबका साइज इतना ज्यादा बड़ा है कि हमारी बॉडी इसको एज इट इज एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, इसीलिए हमें पहले इसको तोड़ना पड़ता है छोटे छोटे पार्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए वही चीजें मेंशन की गई है कि हमारे पास ये कौन है जो बायोमैक्रोमोलिक्यूल है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फूड के अंदर प्रेजेंट है, फूड के अंदर ऐसे प्रोटीन भी है, फैट्स भी है, कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय आवर बॉडी इन द ओरिजिनल फॉर्म। तो ओरिजिनल फॉर्म में हमारी बॉडी इसको यूटिलाइज नहीं कर सकती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको तोड़ना पड़ेगा। सो दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन, और ब्रोकन डाउन करने के बाद, तोड़ने के बाद हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंपल सब्सटेंसेस में इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हमारी बॉडी क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। इसीलिए डेफिनेशन क्या दी गई है कि हमारे पास डाइजेशन क्या होता है, द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस। तो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या होते हैं, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, किसमें कन्वर्ट करना, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, उसे कहते हैं डाइजेशन। बट ये करवाता कौन है, करवाने वाला है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कौन करवाता है, एक हमारे पास मैकेनिकल मेथड होता है जिसे हम च्यूइंग करते हैं, एंड सेकंड होता है बायोकेमिकल मेथड, मतलब एंजाइम चले आते हैं। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखिए, जैसे अभी हमने कहा, अगर हम बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, एक तो वहां पे एलिमेंट्री कैनाल है जिसको हम गट भी कहते हैं और उसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। माउथ टू एनएस क्या है, मतलब माउथ से लेके एनएस तक का पोर्शन से कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। सेकंड होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। अभी हम यहाँ पे जो सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल, जैसे भी आपने देखा यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, एलिमेंट्री कैनाल की स्टार्टिंग होती है हमारे माउथ से, और माउथ के बाद वो आपका किसमें लीड करती है, वो हमारे पास उसकी ओपनिंग होती है आपकी बक्कल कैविटी के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो एलिमेंट्री कैनाल जो है कहाँ से बिगिन, स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, एंटीरियर ओपनिंग। अब देखिए एक होता है एंटीरियर पोर्शन, एक होता है पोस्टीरियर पोर्शन। एंटीरियर होता है आगे वाला, पोस्टीरियर होता है पीछे वाला। ये कई बार हम ऊपर नीचे भी कंसिडर करते हैं, जैसे जो हमारा हेड है, हेड को हम एंटीरियर कंसिडर करते हैं, और जो हमारी लेग्स हैं, जो पाँव है, वो हमारा पोस्टीरियर पोर्शन है। और नॉर्मली हम एंटीरियर आगे वाले को कहते हैं, पोस्टीरियर पीछे वाले को कहते हैं। तो आपको ये तो हम अपनी बॉडी को देख ही सकते हैं कि जो माउथ है वो आपका आगे की तरफ ही ओपन हो रहा है, तो एंटीरियर ओपनिंग है, लेकिन जो एनएस है वो हमारा पीछे की तरफ ओपन होता है। तो आगे वाले को बोलते हैं एंटीरियर, पीछे वाले को बोलते हैं पोस्टीरियर, मतलब बैक सरफेस। एक वर्ड हम यहाँ पे और यूज करते हैं, प्लीज आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। एंटीरियर क्या है, एंटीरियर का मीनिंग है आगे वाला, मतलब फ्रंट, और इसी को ही हम कहते हैं वेंट्रल। तो कई की जगह आप वेंट्रल टर्म भी यूज करोगे। और जो पोस्टीरियर होता है, पोस्टीरियर का मीनिंग होता है बैक, इसी को ही हम डॉर्सल वर्ड भी कहते हैं, डॉर्सल वर्ड भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है उसकी जो ओपनिंग जो हुई है, कहां से हुई है, एंटीरियर ओपनिंग हुई है, आगे से स्टार्ट हो रही है, और उस एंटीरियर ओपनिंग को कहते हैं माउथ। और उसके बाद उसकी एंडिंग कहां पे होती है, एनएस पे होती है। एनएस कहां ओपन होता है, हमारे पीछे ही होता है, सो इट ओपन्स आउट पोस्टीरियरली थ्रू द एनएस। तो ओपनिंग, एंटीरियर ओपनिंग क्या है, माउथ है, एंड पोस्टीरियर ओपनिंग है एनएस। माउथ क्या लीड करता है, माउथ लीड करता है बक्कल कैविटी, आप देख सकते हो, जिसे हम ओरल कैविटी भी कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि इस बक्कल कैविटी में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, इस बक्कल कैविटी में हमारे पास होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टंग होती है, जो इजिली मूवेबल है, मूव कर सकते हैं हम टंग को, और टंग मूव कर पाती है, यही रीजन है कि हम बोल भी पा रहे हैं, अदरवाइज हम बोल भी नहीं सकते हैं अगर हमारी टंग मूव ना करे। इसके अलावा जो हमारा बक्कल कैविटी है वहां पे और क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा हमारे पास वहां प्रेजेंट होते हैं टीथ, और टीथ किस में हेल्प करते हैं, च्यूइंग में हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने खाना अंदर लिया, एंड खाने को हमने चबाना शुरू किया, तो चबाना है मैकेनिकल वर्क। तो हमने क्या कहा
कि जो फूड हम खाते हैं उसका हम ब्रेक डाउन करते हैं बाय मैकेनिकल एंड बाय केमिकल मेथड। तो मैकेनिकल, सबसे पहले मैकेनिकल कहाँ पे होता है? माउथ में। कौन करता है? टीथ करते हैं। अब आप सबने अपने अच्छे तरीके से माउथ को सबने देखा होगा, मतलब बक्कल कैविटी को। एंड अगर अभी भी अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि जो हमारे सारे टीथ होते हैं एक जैसे नहीं होते हैं। हमारे सभी के आगे वाले टीथ कुछ और होते हैं, साइड वाले कुछ और होते हैं, पीछे वाले टीथ कुछ और होते हैं। तो सारे टीथ क्या है? डिफरेंट डिफरेंट टीथ होते हैं। तो उसे हम एक नाम देते हैं, उसे हम कहते हैं हेट्रोडोंट डेंटिशन। डेंटिशन का मतलब ये क्या होता है? डेंटिस्ट से आगे, टीथ से आगे। हेट्रो का मीनिंग होता है डिफरेंट, कि जो हमारी जो डेंटिशन होती है, मतलब जो हमारे टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं। तो कितने डिफरेंट टाइप के टीथ हैं? हमारे पास टोटल 4 डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला, अब प्लीज आप इसको समझने की कोशिश करना, प्लीज आप मुझे देखना। एक हमारा अपर जॉ है और एक हमारे पास लोअर जॉ है। अपर जॉ, लोअर जॉ। अब देखिए, अगर आप ध्यान से अपने आप को देखोगे तो आपको इतना समझ में आएगा कि अगर मैं बात करती हूँ, अपर जॉ की बात कर लेते हैं। अगर मैं अपर जॉ की बात करूं तो अगर मैं ऐसी, अगर मैं यहाँ पे हाथ रख रही हूँ ना, तो जो टीथ मेरे यहाँ से यहाँ पे होंगे वही टीथ इस साइड भी होंगे। मतलब जो टीथ मेरे हाफ जॉ में है, अपर या लोअर के किसी भी हाफ जॉ में है, वही मेरे इस साइड भी होंगे। अगर मान लेते कि मैं अपने इस साइड के टीथ बता दूंगी कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर भी वही है और नीचे भी वहीं पर ही है। तो अभी मैंने क्या कहा? हमारे पास यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप के टीथ हैं और उन टीथ का नाम क्या है? इंसीजर, कनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर। जो सबसे पहला टीथ होता है, यहाँ पे देखिए जहां पे हमारे पास ये बीच वाला पॉइंट है, ओनली सिंगल टीथ, ठीक है? सॉरी, सिंगल सॉरी, टू टीथ। यहाँ पे दो, जो हमारे पास 2 टीथ होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंसिजर, जो आप यहाँ पे ये वाले देख पा रहे हो। अगर आप यहाँ पे देखो ना ध्यान से, हमने इसको ऐसे ऐसे पार्ट कर दिया, यहाँ पे डायसेक्ट कर दिया। तो हमारे पास ये जो स्टार्टिंग जो 2 टीथ है, 1 और 2, इसे हम कहते हैं इंसिजर। और जब हम उसको बाहर निकाल के देखते हैं तो देखो ये हमें ऐसे नजर आ रहा है, जिसके पास ओनली 1 ही रूट प्रेजेंट होगी। आप देख पा रहे हो, सिंगल रूट प्रेजेंट है, ठीक है, नीचे के जिसमें हमारा एम्बेडेड होता है। इसके बाद स्टार्टिंग के 2 टीथ कौन से हैं? इंसिजर कहते हैं। उसके बाद हमारे पास एक बहुत तीखा सा दांत होता है, आप सबने नोटिस किया होगा, जो काफी ज्यादा शार्प होता है इस तरीके से साइड में। जो हमारे पास जो सबसे शार्प टीथ होता है उसे हम कहते हैं कनाइन, जो ओनली 1 ही होता है। दोनों साइड में आप देखोगे कनाइन ओनली 1 ही होता है, तीखा वाला दांत। तो हमारे पास स्टार्टिंग में 2 इंसिजर है, 1 क्या है? 1 कनाइन है। उसके बाद हमारे पास, अब जो ये कनाइन होता है ना, इसके पास भी ओनली सिंगल ही रूट होती है। फिर हमारे पास पीछे आ जाते हैं मोलर एंड प्री मोलर, जिनको हम बोलते हैं नॉर्मली दाढ़े, जो हमारे माउथ में दाढ़े होती हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कनाइन ओनली 1 है। कनाइन के पीछे जो हमारे पास पीछे जो 2 टीथ होंगे उसे हम कहते हैं प्री मोलर। क्या कहते हैं? प्री मोलर। एंड जो हमारा ये जो प्री मोलर है, उसकी क्या होती है? उसके पास हमारे पास एक से ज्यादा रूट प्रेजेंट होती है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आपने नॉर्मली भी ऑब्जर्व किया होगा कि जो पीछे वाले दांत इसीलिए ज्यादा मजबूत होते हैं। क्यों? उनका मजबूत होने का रीजन, स्ट्रॉन्ग होने का रीजन यही होता है कि उनकी रूट क्या होती है? ज्यादा होती है। तो प्री मोलर कितने हैं? 2 है हमारे पास। उसके अलावा लास्ट में सबसे पीछे की तरफ ओनली 3 टीथ होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मोलर। एंड मोलर के पास भी क्या होती है? 2 और 2 से ज्यादा रूट प्रेजेंट होती है, सिंगल रूट नहीं होती है। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, देखिए हमारे पास जो इंसिजर और कनाइन्स हैं, ये तो आपके सीधे फ्लैट फ्लैट होते हैं, लेकिन जो हमारे मोलर होते हैं ना और प्री मोलर होते हैं, आपने कभी देखा है इस तरीके से कस्प कस्प होते हैं, यहाँ पे रिजेस होती हैं, जो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, जैसे ये टीथ है, यहाँ पे इस तरीके से रिजेस होती हैं। इन रिजेस को हम बोलते हैं कस्प। तो हमारे पास जो मोलर है और जो प्री मोलर है, इनमें कस्प प्रेजेंट होते हैं, बट इंसिजर में, कनाइन में कोई भी हमारे पास कस्प नहीं होता है। तो अब यहाँ पे आप हमारे पास एक डेंटल फॉर्मूला चला आता है। अगर हम बात करते हैं डेंटल फॉर्मूला की, तो यहाँ पे देखिए हाफ जॉ में हमारे पास सबसे बड़ा टीथ कौन सा है? इंसिजर है। और इंसिजर का नंबर कितना था? अगर मैं यहाँ पे देखूं, इंसिजर का नंबर है टोटल 2। उसके बाद एक ही टीथ था, वेरी वेरी शार्प, उसका नाम है कनाइन। कनाइन कितने थे? ओनली 1 थे। उसके बाद पीछे कौन आता है? प्रीमोलर।
तो प्रीमोलर को हम लिखते हैं पीएम से। कितने हैं प्रीमोलर हमारे पास? 2 है, ये देखिए 4 और 5, 2 आ गया। एंड सबसे लास्ट में आते हैं मोलर्स, जिनका टोटल नंबर कितना होता है? 3 होता है। तो सबसे पहले इंसिजर, सेकंड में कैनाइन्स, देन प्रीमोलर एंड लास्ट में हमारे पास चले आते हैं मोलर। और इसका डेंटल फॉर्मूला हो जाता है 2 1 2 3, मतलब 2 1 2 3। अब देखिए ये फॉर्मूला किसका है? मेरा हाफ जॉ का है, ये वाला हाफ जॉ का। तो जो मेरी लोअर जॉ है हाफ, उसका भी इतना ही होगा। अगर मैं नीचे वाले का देखूं कि लोअर जॉ का भी कितना है? 2 1 2 3 है। अब देखिए जो इधर होगा इधर होगा, यहाँ पर और यहाँ पर भी तो वही होगा। तो अगर आप इसको इंटू 2 करोगे ना, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने टीथ हो जाएंगे? हमारे पास यहाँ पे टीथ हो जाते हैं 32। आप इसको करके देख सकते हो। समझ आ रहा है आपको? ऐसे अगर आपको ये भी टफ लग रहा है तो आप देख लो हाफ जो में कितने हैं? 3 और 2 कितने होते हैं? 5 6 7 8। 8 हमारे हाफ जो में इस साइड है, 8 ही नीचे है। इसके बाद 8 इस साइड हो गए, 8 इस साइड हो गए। समझ आ गया आपको? तो ऊपर वाले भी 16 हो गए एंड नीचे वाले भी क्या हो गए? 16 हो गए। तो टोटल टीथ हमारे पास कितने होते हैं? 32 होते हैं। तो यहाँ पे इनका जो डेंटल फॉर्मूला है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि जो एडल्ट ह्यूमन बीइंग है उसके पास, ये तो हमें पता ही है कि परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 32 होते हैं। जिसमें से, और सारे टीथ कैसे होते हैं? हेट्रोडोन, मतलब 4 टाइप के टीथ है, इंसिजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर्स। ठीक है। और इनका अरेंजमेंट कैसे होता है? सबसे पहले इंसिजर, देन कैनाइन, प्रीमोलर और सबसे लास्ट में हमारे पास चला आता है मोलर। ठीक है। तो जब हम डेंटल फॉर्मूला लिखते हैं वो यही होता है 2 1 2 3। और ये किसका है? हाफ जॉ का है। तो यहाँ पे देखिए आपका एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, आप इसको क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। हमारे पास यहाँ पे अरेंजमेंट दिखाया गया है डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ का इन द जॉ ऑन वन साइड। तो वन साइड ही दिखाया गया है एंड सॉकेट ऑन द अदर साइड। अब ये बता रहा है कि जो हमारे टीथ होते हैं ना, हमारे पास होती है सॉकेट होती है, बोन्स होती है, उनमें क्या बने होते हैं? सॉकेट बने होते हैं। तो ये जो सॉकेट होती है हमारे टीथ वहां पर एम्बेडेड होते हैं, वहीं पे ही अटैच होते हैं साथ में। ठीक है। अब इसके बाद आप सबने सुना होगा इसके बारे में कि जब एक बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे उसके टीथ कुछ और होते हैं, उसके बाद वो सारे के सारे टीथ उनके टूट जाते हैं और दोबारा फिर टीथ आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले एक बार टीथ आए, वो सारे रिप्लेस हो गए, वो सारे टूट गए और उसके बाद वहां पे नए टीथ आ रहे हैं। तो एक जो ह्यूमन बीइंग जो है उसकी पूरी लाइफ में दो दो बार टीथ आते हैं। एक तो आते हैं टेम्पररी, जो आपके ओनली कुछ सालों तक होते हैं या फिर कुछ महीनों तक होते हैं, जिनको हम बोलते हैं मिल्क टीथ, दूध के दांत बोलते हैं। और इसी को बोलते हैं टेम्पररी टीथ। जो हमारे टेम्पररी टीथ है, बाद में इनको रिप्लेस कौन करता है? परमानेंट टीथ करते हैं। ठीक है। तो हमारे पास जिसका फॉर्मूला भी हमने यहाँ पे देखा। अब मैं आपको यहाँ पे 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट बतानी, इसको ध्यान से सुनना। हमारे पास जो मिल्क टीथ जो है और हमारे पास जो परमानेंट टीथ है, इन दोनों का डेंटल फॉर्मूला अलग अलग होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर हम पूरी अपनी बात करें, हमारे पास हमें दो दो टीथ अपीयर हो रहे हैं ना, एक तो मिल्क टीथ और दूसरा कौन सा है? सेकंड हमारे पास है आपका परमानेंट टीथ। तो इसे हम कहते हैं डाई फायोडोंट डेंटिशन। डाई फायोडोंट का मतलब होता है, डाई का मतलब होता है 2 2, मतलब 2 2 टाइम हमारे पास टीथ आते हैं, मतलब वन टीथ को रिप्लेस करता है सेकंड वाला। अब हमने क्या बात की कि जो एडल्ट वाला है, अगर हम अपनी बात करें, हमारा डेंटल फॉर्मूला है 2 1 2 3। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जो हमारे पास ये मोलर जो टोटल 3 है ना वन साइड पे, 1 2 3। अभी जो लास्ट मोलर होता है ना, लास्ट मोलर, एक इधर, मतलब दो ऊपर दो नीचे, ये हमेशा ही 18 ईयर के बाद ही आते हैं नॉर्मली। और कई बार होता है कि आते भी नहीं है, लेकिन क्या दिखा गया कि जो लास्ट मोलर है किसके बाद आते हैं? 18 ईयर्स के बाद, आपके 25 ईयर्स के बीच बीच में आते हैं। ठीक है, लास्ट मोलर। समझ में आ गया आपको इतनी चीजें? अब मैंने यहाँ पे क्या कहा, हमारे पास जो आपका क्या है, जो परमानेंट टीथ होते हैं और जो मिल्क टीथ होते हैं, उनका डेंटल फॉर्मूला होता है टोटल यहाँ पे डिफरेंट। अब यहाँ पे आप एक मिनट, जैसे आप यहाँ पे देखिए डेंटल फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है? डेंटल फॉर्मूला एक्सप्रेस करता है अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर जॉ एंड लोअर जॉ, मतलब अपर जॉ का हाफ एंड लोअर जॉ का हाफ,
वो हमें डेंटल फॉर्मूला बताता है। तो एडल्ट में आप देखिए यहाँ पे कितने हैं, इंसीजर भी 2 है, कैनाइन भी 1 है, प्रीमोलर 2 एंड मोलर क्या 3 है। लेकिन हमारे पास जो चाइल्ड है, जो वहां पे जो मिल्क टीथ का नंबर कितना होता है, टोटल 20 होता है एंड इसका डेंटल फॉर्मूला होता है 2102। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो हमारे पास जो एक बेबी होता है और जो उनके मिल्क टीथ होते हैं, उसमें प्रीमोलर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ध्यान रखना इसके बारे में, प्रीमोलर होते ही नहीं है, उनके पास इंसिजर होता है, उनके पास कनाइन होता है और उनके पास मोलर होता है, लेकिन प्रीमोलर नहीं होता। इसीलिए फॉर्मूला देखिए, इंसिजर भी 2 है, कनाइन 1 है, लेकिन प्रीमोलर क्या है, 0, मतलब एब्सेंट है ही नहीं। एंड मोलर क्या है, मोलर हमारे पास 2 है, 3 नहीं है। तो 2102 हो गया। और ये किसका है, हाफ जॉ का है। तो देखिए हाफ जॉ में अगर देखिए 5 इधर है, 5 इधर हो गए, 5 इधर हो गए, 10 हो गया एंड 10 नीचे हो गए, तो टोटल हमारे पास हो गए 20 टीथ। तो यहाँ पर भी देखिए आप दोबारा इसको देख सकते हो कि डेंटल फॉर्मूला जो है मिल्क टीथ का ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है, 2102 होता है। और ये किसकी बात कर रहे हैं, हाफ जॉ की बात कर रहे हैं। और प्रीमोलर्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं मिल्क टीथ में। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको नोट कर लेना। और अगर हम बात करते हैं एडल्ट की, तो एडल्ट में कितना है, 2123, 2 इंसिजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर एंड लास्ट में 3 है हमारे पास मोलर। अब अभी भी हमने बात की यहाँ पे कि जो हमारा टीथ होता है, टीथ की भी अभी हमने यहाँ पे अरेंजमेंट की बात की। अब आप यहाँ पे देखोगे कि जो हमारे टीथ होते हैं, टीथ की सबसे वाली, प्लीज आप इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिए, आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास देखो हमें हमें ओनली इतना सा पोर्शन ऊपर विजिबल होता है। नीचे आप ये बोन देख पा रहे हो, ये देखिए बोन है, और इस बोन ने देखिए कि यहाँ पे एक कैविटी बना के रखी है। इस कैविटी को आप सॉकेट भी कह सकते हो। इस सॉकेट के अंदर ही हमारा टीथ क्या होता है, एम्बेडेड होता है। साथ ही साथ में आप देख सकते हो कि हमारे पास ये जो रूट है इसकी क्या है, जो टीथ है, टीथ की रूट क्या होती है, एम्बेडेड होती है बोन की कैविटी के अंदर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये मोलर दिखाया गया है। जो सबसे बाहर वाला सरफेस होता है ना हमारा टीथ का, वो काफी ज्यादा हार्ड होता है। ये देखिए काफी हार्ड है। तो ये हार्ड किस वजह से होता है, ड्यू टू द इनेमल। तो ये जो हार्ड कवरिंग होती है हमारे टीथ के ऊपर, इसे हम कहते हैं इनेमल, जो क्या करता है, हमें च्यूइंग में हेल्प करता है और साथ में फूड को मेस्टिकेट करने में हेल्प करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास ये जो हार्ड च्यूइंग सरफेस होता है टीथ के ऊपर, ठीक है, च्यूइंग करने के लिए जो हेल्प करता है। ऐसे तो होता है ना कि हम खाते हैं तो हमारे दांत में मुड़ जाते हैं, मुड़ते नहीं है, पूरे वैसे के वैसे स्टेबल ही रहते हैं। तो इतना इसका जो हार्ड सरफेस है वो किसका बना होता है, इनेमल का बना होता है। आप देख पा रहे हो ये वाला पोर्शन, ये देखिए ये पूरा हमारे पास इनेमल है, ये जो मैंने जिसको हाईलाइट किया है, ठीक है। तो ये बना होता है इनेमल का, और काम क्या होता है, मेस्टिकेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। तो आप इसको इंसिजर टू मोलर, इन सब में हमारे पास क्या होते हैं, सबसे बाहर में हार्ड कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं इनेमल। और हमारे पास ये देखिए बोन है, और बोन के नीचे ही कौन एम्बेडेड है, रूट, मतलब जो टीथ है उसकी रूट यहाँ पे एम्बेडेड होती है उसके सॉकेट के अंदर। अब इसके बाद हमने क्या कहा, माउथ में एक तो हमने बात की कि हमारे पास कौन प्रेजेंट है, टीथ प्रेजेंट है। अब टीथ के साथ साथ और क्या होती है, टंग होती है। और टंग कैसे होती है, फ्रीली मूवेबल, मूव कर सकती है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप अपनी टंग को रोल करोगे ना ऐसे करके, तो आपको यहाँ पे एक ऐसे जंक्शन नजर आएगा जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये वाला देख पा रहे हो, ये वाला, इसको हम बोलते हैं लिंगुअल फ्रेनुलम। मतलब जो हमारी बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी में टंग है, और जो टंग होती है ये बक्कल कैविटी की का जो यहाँ पे फ्लोर है, उस फ्लोर के साथ ही अटैच होती है। तो जिस पॉइंट से वो अटैच होती है उसको हम बोलते हैं फ्रेनुलम, और इसे हम कहते हैं लिंगुअल फ्रेनुलम। अब हमने इसको लिंगुअल फ्रेनुलम क्यों बोला, क्योंकि लिंगुअल वर्ड हम यूज करते हैं फॉर द टंग, कि टंग का अटैचमेंट है इस फ्रेनुलम के साथ, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो हमारी टीथ होती है तो छोटे छोटे ऐसे ना प्रोजेक्शन होती है, छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं, इसे हम कहते हैं पैपिला। और ये पैपिला ही क्या काम करता है, टेस्ट बर्ड्स अपीयर करता है। कोई भी चीज हम खाकर बता सकते हैं खट्टा है, मीठा है, कैसा है, तीखा है, कुछ भी, वो किस वजह से बता पाते हैं, ड्यू टू द पैपिला। तो पैपिला क्या बेयर करते हैं, पैपिला बेयर करते हैं टेस्ट बर्ड्स, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं,
हमारी टंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे क्या है, पैपिला प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखिए टंग क्या होती है, फ्रीली मूवेबल है, फ्रीली मूव कर सकती है, और किसकी बनी होती है, मसल्स की बनी होती है। तो इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। और ये हमारे पास जो टंग है वो हमारे पास इस बक्कल कैविटी का जो फ्लोर है उस पर अटैच होती है, जिसके साथ वो अटैच होती है उसको हम बोलते हैं फ्रेनुलम। अपर सरफेस जो होता है टंग का, उसमें स्मॉल प्रोजेक्शन होती है जिसे हम कहते हैं पैपिला, और उस पैपिला में से कुछ क्या करते हैं, कुछ हमारे पास टेस्ट बर्ड्स अपीयर करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, सारे के सारे पैपिला टेस्ट बर्ड्स अपीयर नहीं करते हैं, मोस्ट ऑफ द करते हैं, बट कुछ पैपिला टेस्ट बर्ड अपीयर नहीं करते हैं। कौन कौन से करते हैं, कौन कौन से नहीं करते, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या है, टंग पे क्या होती है, प्रोजेक्शन, जिन्हें हम कहते हैं पैपिला, जो टेस्ट बर्ड्स अपीयर करते हैं। अब देखिए बक्कल कैविटी के बाद क्या आता है, फेरिक्स आता है। आपको समझ में आ गया टीथ के बारे में? एक बार देखिए, आप दोबारा देख लीजिए, जो जो चीजें भी मैंने आपको बताई यहाँ पे सारी चीजें वही लिखी है। एक बार मैं यहाँ पे दोबारा रीड कर लेती हूँ कि हमने कहा था एलिमेंट्री कैनाल आपकी माउथ से ओपनिंग होती है, एंड माउथ किसके अंदर ओपन होता है, इस बक्कल कैविटी के अंदर। और हमारे पास ये जो बक्कल कैविटी है इसी को हम कहते हैं ओरल कैविटी, जिसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ टीथ होते हैं, टीथ प्रेजेंट है ओरल कैविटी में। इसके साथ साथ मस्कुलर टंग भी प्रेजेंट होती है। मस्कुलर टंग का मतलब है कि टंग किसकी बनी हुई है, मसल्स की, और इसीलिए ये क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। अब हमने देखा कि जो हमारा टूथ है, हमारे पास बोन है। आप इसे एक बार दोबारा इस डायग्राम को देखिए कि हमारे पास क्या है, ये देखिए नीचे वाली, ये बोन है, ये देख पा रहे ना, ये वाला पोर्शन, देखिए ये हमारे पास बोन है, और इस बोन की कैविटी के अंदर हमारा टूथ क्या है, एम्बेडेड है पूरा का पूरा। इसे कहते हैं थीकोडोन। तो थीकोडोन का मीनिंग क्या होता है कि जो हमारा टूथ है वो एम्बेडेड होता है बोन की सॉकेट में, इसी को कहते हैं थीकोडोन। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास वही चीज मेंशन की गई है कि ईच टूथ इज एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ द जॉ बोन। तो हमारे पास ये जो जॉ वाली जो बोन होती है ना, इसको बोलते हैं मैंडिबल। तो इसके अंदर जो सॉकेट होता है, उस सॉकेट के अंदर हमारे टूथ क्या एम्बेडेड है। तो इस टाइप की अटैचमेंट को बोलते हैं थीकोडोन। ध्यान रखना, मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन बीइंग्स फॉर्म टू सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। पूरी लाइफ टाइम में हमारे माउथ में हमें टू सेट देखने को मिलते हैं टीथ के। सबसे पहला टीथ मिलता है टेम्पररी टीथ, जिसे हम मिल्क टीथ भी कहते हैं, और इसी को हम बोलते हैं डेसिडुअस टीथ। लेकिन बाद में इसको रिप्लेस कर दिया जाता है परमानेंट टीथ से और एडल्ट टीथ से, और इसी टाइप के डेंटिशन को बोलते हैं डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट का मीनिंग क्या है, क्योंकि यहाँ पे टू टीथ प्रेजेंट होते हैं, मिल्क टीथ, और इसी और सेकंड होते हैं हमारे पास परमानेंट टीथ। और हमारी जितने भी टूथ है वो आपके जॉ बोन के अंदर एम्बेडेड होते हैं, उसे हम कहते हैं थीकोडोन। ठीक है, समझ आ गया? एक बार प्लीज मुझे बता दीजिए, बक्कल कैविटी के बारे में आपको सारे पॉइंट्स क्लियर है? टीथ क्लियर है, टंग क्लियर है, डेंटल फॉर्मूला, चाइल्ड का भी, मतलब एक मिल्क टीथ का भी और साथ में एडल्ट टीथ का भी, दोनों चीजें क्लियर है? बताइए। यस मैम। ओके, अब देखिए एक बार दोबारा देख लीजिए इसी पिक्चर के अंदर, जब हमने खाना खाया तो हमने क्या कहा, हमारा फूड कहाँ एंटर हुआ, माउथ में। माउथ में कहाँ गया, बक्कल कैविटी में। अब ये देखिए इस बक्कल कैविटी का फूड कहाँ जाएगा, इस वाले पोर्शन पे, जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ। इस पोर्शन को हम कहते हैं, जो ये ग्रीन वाला पोर्शन जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना, इस पोर्शन को हम कहते हैं फेरिक्स पोर्शन। अब देखिए फेरिक्स के बाद हमारे पास यहाँ पे जो ये वाला फूड है, ये वाली जो पाइप है, ये पीछे वाली, ये होती है फूड पाइप, जिसे हम एसोफेगस भी कहते हैं। और ये जो आगे वाला है ना, जहां पे ट्रैकिया और बुलेट लिखा गया है, ये हमारे पास होती है विंड पाइप। विंड पाइप। तो हमारे पास ये फेरिक्स देख रहे हो, ये कॉमन पैसेज होता है फूड पाइप का और यहाँ पे विंड पाइप का। ये देखिए आगे विंड पाइप और पीछे हमारे पास फूड पाइप है। तो फूड पाइप और विंड पाइप के का यहाँ पे जो कॉमन जंक्शन है उसे हम कहते हैं फेरिक्स कहते हैं। तो ऑरल कैविटी की ओपनिंग भी कहाँ पे होती है, छोटा सा फेरिक्स है उसी के अंदर होती है, जो सर्व करता है कॉमन पैसेज किस किस के लिए, फूड के लिए और एयर के लिए।
इसके बाद जो एसोफेगस है, जो ट्रैकिया है, एसोफेगस को बोलते हैं फूड पाइप एंड विंड पाइप बोलते हैं ट्रैकिया को। तो ये दोनों किस में ओपन होते हैं? फेरिक्स के अंदर ही क्या होते हैं? ओपन होते हैं। समझ में आ गया? अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या आपको पता है इसके बारे में कि जो एक पर्सन है, जब भी हम किसी फूड को इनगल्फ करते हैं, स्वेलो करते हैं ना, तो उस टाइम पे हम ब्रीथ नहीं कर सकते हैं। क्या आपको इसके बारे में पता है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाते टाइम हम कभी भी ब्रीथ नहीं करते हैं, कभी भी नहीं। अ पर्सन कैन नॉट ब्रीथ वाइल स्वेलिंग बाय। पता है आपको इसके बारे में? अगर नहीं पता है आपको, इस डायग्राम से अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा रीजन क्या होता है। देखिए, हमने क्या कहा कि जब हम खाना खा रहे हैं उस टाइम पे हम ब्रीथ नहीं कर सकते हैं। अब ध्यान से देखना, ये देखिए हमारा नोज है, ये हमारी नेजल कैविटी है, और इसके थ्रू हम क्या लेते हैं? एयर अंदर आती है, और इसके बाद कहाँ जाता है? उसको जाना इधर आगे वाले के, क्या नाम है इसका? ट्रैकिया, मतलब विंड पाइप। यहां से विंड को जाना है लंग्स तक, और ये देखिए हमारे पास ये माउथ है, यहाँ से हम फूड ले रहे हैं आपका, तो फूड अब जाना है यहाँ पे फूड पाइप में, जिसे हम एसोफेगस बोल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एयर यहाँ से आ रही है, बट एयर अंदर जाएगी कब? जब हमारे पास ये विंड पाइप आपका ओपन होगा। अगर अभी आप ध्यान से देखो, इसको यहाँ पे कवर किया हुआ है, और कवर किसने किया हुआ है? कवर किया हुआ है एपिग्लॉटिस ने यहाँ पे। और साथ ही साथ में जो हमारा ये जो फेरिक्स है ना, यहाँ पे भी देखिए, जो हमारा ये बक्कल कैविटी का रूफ है, इसकी जो ऊपर वाला पोर्शन है, सॉरी हाँ, रूफ जो इसका, ये देखिए आपको पीछे जाके इसको बोलते हैं पैलेट। सॉरी, ये बात मैं आपको बताना भूल गई। जो हमारी बक्कल कैविटी होती है, इसका जो अपर वाला पोर्शन होता है ना, जहाँ पे आप टंग इजिली मूव कर सकते हो, इसे बोलते हैं पैलेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो पैलेट होता है ना, आपका ये पीछे की तरफ एक्सटेंड हो रहा है, और यहाँ पे जाके मीट कर रहा है, इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। तो जब हम कोई भी खाना खाते होते हैं ना, उस टाइम पे ये सॉफ्ट पैलेट और ये जो एपिग्लॉटिस है, इसने इसको ट्रैकिया को कवर करके रखा हुआ है। अब सोचो, अगर मान लेते कि ओपन होता, अगर ये ओपन होता ना, तो जो खाना हम खा रहे हैं वो खाना हमारा विंड पाइप में जा सकता था, और यही खाना हो सकता है कि हमारे नोज के थ्रू बाहर भी आ जाए। कभी आपके साथ ऐसा हुआ भी होगा कि हमने जैसे हम खाना खा रहे हैं, एकदम कुछ स्टॉक आया और खाना क्या हुआ, हमारा नोज के थ्रू बाहर आ गया, या कई बार हमारा विंड पाइप में फंस जाता है, इसीलिए हम बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं उसको बाहर निकालने की। यही रीजन होता है कि जब हम ब्रीथ करते हैं, जब हम खाना खाते हैं, तो खाना खाते टाइम हम ब्रीथ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे एपिग्लॉटिस से विंड पाइप को कवर कर देते हैं, और जो हमारी नेजल कैविटी होती है, इसको पीछे से यहाँ पे सॉफ्ट पैलेस हमारा क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे सॉफ्ट पैलेस किसको क्लोज कर देता है? नेजल कैविटी को, एंड एपिग्लॉटिस क्रॉस कर देता है ट्रैकिया को। इसीलिए यहाँ पे कोई भी एक्सचेंज नहीं हो पाता गैसेस का। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन स्वेलिंग फूड कहाँ पे जाता है? हमारे पास गुलेट के अंदर, जिसे हम एसोफेगस भी कहते हैं। तो हमारे पास फूड फेरिक्स में गया, और फेरिक्स के बाद किसमें जाता है? हमारे पास फेरिक्स के बाद फूड जाता है एसोफेगस के अंदर। अब यहाँ पे भी प्लीज ध्यान से देखना, जैसे मैंने आपको कहा, आगे वाली जो वाली पाइप होती है ना, ये होती है विंड पाइप। विंड पाइप के पीछे होता है फूड पाइप। तो ये देखिए हमारे पास ये जो पीछे वाला है, ये वाला, ये हमारे पास है फूड पाइप। लेकिन जो आप आगे ही देख पा रहे हो, ये वाला, ये हमारे पास विंड पाइप है। इस विंड पाइप को हम बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया को क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं विंड पाइप। और पीछे हमारे पास है एसोफेगस। एसोफेगस मतलब फूड पाइप। अब यहाँ पर ध्यान से समझना इस बात को, ये हमारे पास विंड पाइप है जो अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ठीक है, ये है विंड पाइप। दूसरा नाम क्या है विंड पाइप का? सेकंड नाम है इसका ट्रैकिया। अब देखिए, जहां से इस विंड पाइप की ओपनिंग होना शुरू हुई, ये वाला पॉइंट, इसे हम कहते हैं ग्लॉटिस। लेकिन इस ग्लॉटिस को बाहर से एक ऐसा फ्लैप होता है, वो फ्लैप इसको कवर करके रखता है। इस कवर को बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ध्यान रखना इसके बारे में। एपिग्लॉटिस देखिए, जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये है, ये विंड पाइप है, तो इसमें ये जो होल है ना सबसे ऊपर, इस होल को हम कहते हैं ग्लॉटिस। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक फ्लैप है, अगर मैं इसको कवर कर दूं, इस फ्लैप का नाम एपिग्लॉटिस है। तो एपिग्लॉटिस इस ग्लॉटिस को कवर कर रहा है, जो विंड पाइप की क्या है? ओपनिंग है, जिसकी वजह से
जो हम फूड खा रहे हैं वो हमारा इस विंड पाइप के अंदर ना चला जाए। विंड पाइप का नाम क्या है? ट्रैकिया। और ये जो फ्लैप होता है ना, ये बना होता है कार्टिलेज का बना हुआ, इसीलिए हम बोलते हैं इट इज अ कार्टिलेजियस फ्लैप। कौन? एपिग्लॉटिस। तो ध्यान रखना, एपी मतलब होता है अबव, और ग्लॉटिस का मतलब होता है ग्लॉटिस के ऊपर, मतलब एपिग्लॉटिस। तो समझ आया, ग्लॉटिस हमारे पास ये है और इसका फ्लैप, इसका नाम है एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर, एपी मतलब अबव। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक हमारे पास कार्टिलेजिनस फ्लैप है, उस फ्लैप का नाम क्या है? एपिग्लॉटिस, जो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड, कहां पे? इनटू द ग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस क्या है? ये वाला, ये देखिए यहाँ पे, ये ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस। तो इस ग्लॉटिस को कौन कवर करके रखता है? ये देखिए एपिग्लॉटिस का, जब हम फूड को स्वेलो करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? अ कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड द एपिग्लॉटिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस क्या है? किसकी ओपनिंग है? विंड पाइप की ओपनिंग है। कौन? ग्लॉटिस। और ये कब इसको कवर करके रखता है? ड्यूरिंग द स्वेलिंग, जब हम फूड को स्वेलो करते हैं उस टाइम पे क्या होता है, जो ये हमारे पास क्या है, ग्लॉटिस इसको कवर कर देता है, एपिग्लॉटिस। समझ आया आपको? ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये बता दीजिए एक बार। एपिग्लॉटिस समझ में आ गया ना? हमारे पास विंड पाइप की ओपनिंग है और उस ग्लॉटिस को कवर करके रखता है एपिग्लॉटिस का, जब हम फूड को स्वेलो करते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ, सबसे पहले मुझे कुछ बताना है आपको कैविटी के बारे में। अगर आपको इसके बारे में पता होगा तो आप इजिली सारी की सारी चीजें, लोकेशन बता सकते हो कि कहाँ पर क्या क्या होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अगर मैं, देखो अभी मैं इस तरीके से खड़ी हूँ आपके साथ, अगर कोई मुझे आगे से देख रहा है तो मुझे कुछ इस तरीके का व्यू नजर आएगा, ये वाला, ये वाला राइट साइड वाला। अगर मुझे कोई ऐसे आगे से देख रहा है तो मैं ऐसे नजर आऊंगी। लेकिन अगर कोई मुझे आगे से देख रहा है, अगर कोई मुझे पीछे से देख रहा है ऐसे साइड से, तो मुझे कुछ ये वाला स्ट्रक्चर नजर आएगा। तो यहाँ पे कुछ अभी हमें कुछ कैविटी के बारे में बात करनी है। जैसे अभी भी मैंने आपको कहा, अगर कोई मुझे ऐसे आगे से देख रहा है उसे हम कहते हैं एंटीरियर व्यू। लेकिन अगर कोई मुझे साइड से देख रहा है तो उसे हम कहते हैं लेटरल व्यू। अब एंटीरियर व्यू के बारे में बात करते हैं। जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन जो है एक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है और उस कैविटी को बोलते हैं क्रेनियल कैविटी। कहाँ होती है? इधर ब्रेन, मतलब ब्रेन जो है हमारा क्रेनियल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारे पास एक वर्टेब्रल कैविटी भी आती है। अब उसके बाद देखिए, जो हमारा ये वाला पोर्शन है, नेक से नीचे वाला और स्टमक से थोड़ा ऊपर, ये वाला पोर्शन, इसे हम कहते हैं थोरेसिक कैविटी। ठीक है, ये जो आपका पर्पल वाला है इसे कहते हैं थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी के बाद जो हमारा स्टमक होता है, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, इस पूरे नीचे वाले को बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। लेकिन ये जो थोरेसिक कैविटी है और जो एब्डोमिनल कैविटी है, बीच में हमारे पास एक डोम शेप का स्ट्रक्चर आता है। इस डोम शेप के स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला दिख रहा है डोम शेप का स्ट्रक्चर, इस डोम शेप के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डायाफ्राम। तो डायाफ्राम क्या करता है, थोरेसिक कैविटी जो पर्पल वाली है और जो नीचे वाला इसका नाम है एब्डोमिनल कैविटी, इन दोनों को सेपरेट करके रखता है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये देखिए सबसे ऊपर ये क्रेनियल कैविटी है जहां ब्रेन प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास देखिए, ये हमारे पास वर्टेबल कैविटी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जहाँ पे लंग्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, हमारे पास एक थोरेसिक कैविटी है। थोरेसिक कैविटी के बाद ये पिंक वाली एब्डोमिनल कैविटी है और इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है डायाफ्राम, जो आप इधर देख पा रहे हो। एंड सबसे नीचे जो हमारा हिप वाला पोर्शन होता है ना, वहां पे होती है पेल्विक कैविटी। ठीक है, अब हम, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई। ये हमारे पास ये लेटरल व्यू है, ये हमारे पास एंटीरियर व्यू है। और हमारे पास जो ये वाला सरफेस है, अगर आप यहाँ से देख लो, इसको वेंट्रल व्यू भी कहते हैं और पीछे वाले को हम डोर्सल पोर्शन भी कहते हैं।
तो ये इसके बारे में आपको भी थोड़ा सा कुछ पता होना चाहिए था, क्योंकि अभी जब आप ऑर्गन्स पढ़ोगे तो ऑर्गन्स में वहां पे लिखा होगा कि किसकी लोकेशन क्या क्या है। अगर आप ध्यान से देखो ना यहाँ पे, आप देखो अगर आपको यहाँ पे लोकेशन के बारे में पता चल गया तो जो हमारा ये है एलिमेंटरी कैनाल है वो आपके यहाँ पे देखिए माउथ से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हमारी ये जो आपका फूड पाइप है, फूड पाइप देखिए हमारे पास यहाँ से नीचे आती है, और इसके बाद जो हमारा ये एब्डोमिनल कैविटी होती है, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गन्स हमारे यही प्रेजेंट होते हैं, लाइक स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, लार्ज इंटेस्टाइन होगी, सारा किसमें प्रेजेंट होता है, एब्डोमिनल कैविटी में ही प्रेजेंट होता है। तो अभी यहाँ पे देखिए हमने क्या बात की, जो हमारा आपका फेरिक्स है, फेरिक्स के बाद ये फेरिक्स किसके अंदर ओपन होता है, नीचे हमारे पास एक लॉन्ग ट्यूब आती है, उस लॉन्ग ट्यूब को हम बोलते हैं एसोफेगस, और एसोफेगस बाद में किसमें जाके ओपन हो जाता है, एसोफेगस ओपन हो जाता है हमारा स्टमक में जाके। रिलेट कर पा रहे हो चीजों को, देखिए ये हमारे पास एक लॉन्ग ट्यूब थी, ऊपर हमारे पास फेरिक्स था, फेरिक्स के पास एक लॉन्ग ट्यूब आई, इस लॉन्ग ट्यूब को हम कहते हैं एसोफेगस, और इसी को हम बोलते हैं फूड पाइप। एंड ये एसोफेगस कहाँ ओपन हो रहा है हमारे पास, स्टमक में जाके ओपन हो रहा है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये हमारे पास है स्टमक। अब आप मुझे बताइए, ये जो हमारा स्टमक है, आप प्लीज इस लोकेशन को देख के बताइए आपको क्या लगता है कौन सी वाली कैविटी में प्रेजेंट होगा, थोरेसिक कैविटी में होगा, एब्डोमिनल कैविटी में होगा, या फिर पेल्विक कैविटी में होगा, क्या लग रहा है आपको यहाँ पे देखने से, जो हमारा स्टमक है। बिल्कुल सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, कहाँ लग रहा है आप सबको, एक ना एब्डोमिनल कैविटी में, तो आपने बिल्कुल सही कहा, जो हमारा ये स्टमक है वो आपका एब्डोमिनल कैविटी में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसकी शेप कैसी होती है, आपको लग रहा है जे शेप का लग रहा है थोड़ा, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो स्टमक है, ये कहाँ पे, इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, लोकेशन होती है हमारे पास अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, और इसके टोटल 4 मेजर पार्ट होते हैं। जैसे कि ये हमारी बॉडी है, तो ये राइट साइड है, ये हमारे पास लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड का जो अपर वाला पोर्शन होता है वहां पर प्रेजेंट होता है, लेकिन कौन सी कैविटी में है, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है। अब टोटल हमारे पास इसके 4 पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट कौन कौन से हैं, सबसे पहला आता है कार्डिक पोर्शन, फिर आता है फंडिक पोर्शन, फिर हमारे पास बॉडी आती है जो मेन सेंट्रल रीजन होता है, और सबसे एंड में आता है हमारे पास पाइलोरिक पोर्शन। अब एक बार इसको वन बाय वन देखते हैं। अब देखिए जब हमारा एसोफेगस वाली पाइप आई, वो कहां पे जाके ओपन होती है, स्टमक में। अब स्टमक का वो पोर्शन जहां पर एसोफेगस ओपन हो रहा है, उस पोर्शन को हम कहते हैं कार्डिक पोर्शन। उसके बाद जो हमारे स्टमक है, स्टमक की जब एंडिंग होती है और वो आपका ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो स्टमक का वो कौन सा वाला पोर्शन है जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ओपन हो रहा है, उसे कहते हैं पाइलोरिक पोर्शन। तो कार्डिक पोर्शन में एसोफेगस ओपन हो रहा था, और पाइलोरिक पोर्शन जो है स्टमक का, वो आपका आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ओपन हो रहा है। उसके बाद हमारे पास ये उभरा सा पोर्शन नजर आ रहा है आपको, ये वाला, इसे कहते हैं फंडिक पोर्शन, फंडस रीजन। और इसके अलावा जो बचा हुआ जितना भी पोर्शन है, इस पूरे को हम बोलते हैं बॉडी। तो हमारे पास टोटल यहाँ पे 4 मेजर पार्ट है, कौन कौन सा, कार्डिक पोर्शन, इनटू विच एसोफेगस ओपन, तो आप देख सकते हो एसोफेगस ओपन हो रहा है इस कार्डिक पोर्शन में। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये हमारे पास फंडिक पोर्शन है, फिर बॉडी है, बॉडी हमारे पास कौन सा रीजन है, सेंटर में रीजन है, एंड सबसे लास्ट में आता है पाइलोरिक पोर्शन, जो आपका ओपन होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पोर्शन होता है, क्या कहते हैं उसको, कहते हैं ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम में जाकर पाइलोरिक पोर्शन क्या होता है, ओपन होता है। आप यहाँ पर भी देखो, देख सकते हो अच्छे तरीके से, काफी ज्यादा क्लियर डायग्राम है यहाँ पे। ये देखिए हमारे पास कि ये एसोफेगस आ रहा है, एसोफेगस देखिए यहाँ पे ओपन हुआ है स्टमक में, सबसे जहां पर ओपन हुआ उस पोर्शन को बोलते हैं कार्डिक पोर्शन। ऊपर वाला ये वाला देखिए, इसे हम कहते हैं फंडस पोर्शन। फंडस के बाद ये हमारे पास ये बीच में जितना भी मेन पोर्शन है ना, इसको हम बोलते हैं बॉडी, सेंटर में जो प्रेजेंट होता है। एंड सबसे लास्ट में हमारे पास होता है पाइलोरिक पोर्शन, जो आपका कहाँ पे जाके ओपन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ओपन होता है।
और स्मॉल इंटेस्टाइन के जिस पार्ट में जाकर वो ओपन होता है उसे हम कहते हैं पायलोरिक, सॉरी उसे हम कहते हैं ड्यूडेनम। तो पायलोरिक किसमें ओपन होता है हमारे पास, ड्यूडेनम में जाकर ओपन होता है। समझ आ गया आपको इसके बारे में? तो प्लीज आप यहाँ पर भी देखिए, दोबारा देख सकते हो कि हमारे पास कैसे कैसे मूवमेंट होती है फूड की। एसोफेगस देखिए यहाँ पे फूड को लेकर आ रहा है, स्टमक में उसने भेजा, स्टमक से बाद में किसके पास कहाँ जाता है फूड हमारे पास, ड्यूडेनम में जाता है। तो ड्यूडेनम किसका पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको? तो यहाँ पे हमारे पास अब एक चीज मुझे आपको यहाँ पे स्फिंक्टर के बारे में बताना है। स्फिंक्टर देखिए क्या होता है, जहां पर भी स्फिंक्टर वर्ड आ गया है, स्फिंक्टर का मीनिंग होता है कुछ ना कुछ एक आपकी ओपनिंग। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए हमारे पास ये वाली, सॉरी स्फिंक्टर होता है वेल्व, रियली सॉरी, स्फिंक्टर का मीनिंग होता है वेल्व। जो हमारा एसोफेगस है और जो हमारा स्टमक है, अब देखिए जो खाना हम एक बार खा लेते हैं, जनरली आपने देखा होगा कि वो बाहर नहीं आता है खाना। वॉमिटिंग वाला केस अलग है, वॉमिटिंग के केस में जो हम खाना खाते हैं वो खाना बाहर आ जाता है, लेकिन जो खाना हम हर रोज खाते हैं वो खाना एक बार चला गया अंदर तो अब वो वापस नहीं आ सकता है। तो फूड फूड जाता कहाँ पे, स्टमक में तो जाता है। तो स्टमक से वो वापस ना आए, ना फूड पाइप में वापस आए, ना हमारे माउथ में वापस आए, इसके लिए हमारे पास एसोफेगस एंड स्टमक के बीच में एक वेल्व होती है, एंड इस वेल्व को हम स्फिंक्टर भी बोलते हैं, और स्फिंक्टर का नाम है गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर। अब देखिए समझते हैं इसको, यहाँ पे हमने क्या कहा, गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर है। अब जहां पर भी गैस्ट्रो वर्ड आएगा, गैस्ट्रो का मीनिंग होता है रिलेटेड टू स्टमक, स्टमक से रिलेटेड हम वर्ड यूज करते हैं गैस्ट्रो का। एंड एसोफेगस स्फिंक्टर मतलब स्टमक और एसोफेगस के बीच में जो स्फिंक्टर प्रेजेंट है, उस स्फिंक्टर को नाम दे दिया है गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर। अब यहाँ पे देखिए फूड आया, और फूड अब कहाँ पे जा रहा है हमारा, फूड जा रहा है इन द ड्यूडेनम। अब जो फूड स्टमक ने स्मॉल इंटेस्टाइन को भेज दिया, अब वो फूड भी आपका वापस ना आए स्टमक के अंदर, इसके लिए वहां पर भी क्या होता है, वहां पर भी एक वेल्व होती है ताकि वो फूड वापस ना आए, एंड उसे कहते हैं पायलोरिक स्फिंक्टर। अब पायलोरिक से आप याद कर सकते हो कि स्टमक का सबसे एंड वाला पोर्शन ही पायलोरिक होता है, जो आपका ड्यूडेनम में जाके ओपन होता है। तो एसोफेगस एंड स्टमक के बीच में जो स्फिंक्टर है, उस स्फिंक्टर का नाम है गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर। लेकिन जो स्फिंक्टर आपका पायलोरिक पोर्शन एंड ड्यूडेनम के बीच में प्रेजेंट है, उसका नाम है पायलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, समझ आया आपको इसके बारे में? इसके बाद पेरिसेसिस मूवमेंट क्या होती है ये भी आपको अभी मैं बता ही देती हूँ, इसको चलो आगे बताना था, बट चलो थोड़ा सा यहाँ पे इसके बारे में मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। जो फूड हमारा एसोफेगस से होते हुए जब जाता है ना नीचे, तो जो वो फूड होता है, पहली चीज तो वो फूड आपका कैसे मूव करता है, वो फूड आपका मूव करता है विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अभी पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है ड्यू टू द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। जो हमारी मसल्स हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ही क्या होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है। और हमारा फूड कहां पे एंटर होता है, फूड हमारा एंटर होता है, एक मिनट, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो, देखिए पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या है, यहाँ पे प्लीज इसको समझने की कोशिश करना, इस वाले डायग्राम को। जो हमारा देखिए फूड है, फूड हमारा इस बक्कल कैविटी में आया, बक्कल कैविटी के बाद कहाँ पे आता है, यहाँ पे फेरिक्स में आता है, फेरिक्स के बाद आता है हमारे पास एसोफेगस में। एसोफेगस कहाँ भेजती है, स्टमक के अंदर, स्टमक से कहाँ जाता है हमारे पास, यू शेप के ड्यूडेनम में। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हमारे पास इस तरीके से हो रहा है, ये नजर आ रहा है, इस तरीके से आपको पोर्शन नजर आ रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं कि जो हमारी एसोफेगस होती है ना, एसोफेगस हमारी मसल्स की बनी होती है, और ये जो मसल होती है वो क्या करती है,
कॉन्टिन्यूस मैनर में कॉन्टेक्ट होती है, कॉन्टेक्ट होती है, रिलैक्स होती है। कॉन्टेक्ट होता है अपना साइज छोटा कर देना, रिलैक्स होना, कॉन्टेक्ट होना। तो जब ये इस तरीके की मूवमेंट होती है ना, तो फूड हमारा ऊपर से लेके नीचे तक आ जाता है। जैसे फूड यहाँ पे था, सबसे पहले देखिए वहां पे क्या हुई, ऐसे कॉन्ट्रेक्शन हुई, तो कॉन्ट्रेक्शन से देखो फूड नीचे आ गया, वो दोबारा रिलैक्स कर गई, फैल गई, दोबारा कॉन्टेक्ट, दोबारा रिलैक्स। तो ये हमारे पास ये जो कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन जो हो रही है, इसी को बोलते हैं पेरिस्टल्सिस मूवमेंट। एंड ये भी हमारे पास मैकेनिकल वर्क में ही आता है। हमने एक मैकेनिकल वर्क तो कौन करता है, हमारे टीथ करते हैं, बट इसके अलावा जो हमारी ये फूड पाइप जो होती है, उसके अंदर भी क्या होता है, मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन होता है, मतलब पेरिस्टल्सिस मूवमेंट होती है। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा जो फूड पार्टिकल आ रहा है, और फूड यहाँ पे जो हमारी पाइप है वो क्या हो चुकी है, यहाँ पे मसल्स रिलैक्स हो गई है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोबारा कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है मसल्स के अंदर, यहाँ पे दोबारा रिलैक्सेशन हो रहा है, फिर यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन, यहाँ पे रिलैक्सेशन, और यहाँ पे देखिए फूड पार्टिकल हमारा पहुंच गया है। जिस तरीके से पेरिस्टल्सिस मूवमेंट हमारी फूड पाइप में हो रही है, सेम पेरिस्टल्सिस मूवमेंट हमारी स्टमक में भी होती है। ठीक है, तो प्लीज आप यहाँ पे भी इसको प्लीज समझने की कोशिश करना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारा एसोफेगस है वो किससे बना होता है, मसल से बना होता है। एंड मसल्स हमेशा क्या करते हैं, पेरिस्टल्सिस मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से फूड हमारा एसोफेगस से स्टमक में आता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला, ये हमारे पास फूड है, जो फूड हमने खाया, अब वो फूड आपका नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जहां पर यहाँ पे देखिए मसल्स कांटेक्ट हुई, तो सेम टाइम पे देखिए आगे ये वाला पोर्शन हमारा रिलैक्स हो गया, और इस तरह से फूड हमारा नीचे की तरफ जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर दोबारा कॉन्ट्रेक्शन होगी, और यहाँ पे मसल रिलैक्स होगी, तो पहुंचते फूड कहाँ पहुंच जाता है, स्टमक में पहुंच जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मसल्स रिलैक्स है, ये वाला सॉरी, ये रिलैक्स वाला पोर्शन, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, कॉन्टेक्ट है, और ये फूड की मूवमेंट हो रही है। कहाँ पे ओपन होता है स्टमक में, इस पोर्शन को बोलते हैं कार्डिक पोर्शन। तो कार्डिक पोर्शन ऑफ द स्टमक, एंड यहाँ पे एसोफेगस के बीच में एक स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर का नाम है गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर। और यहाँ पे देखिए स्टमक में भी इस तरीके से क्या होती है, पेरिस्टल्सिस मूवमेंट होती है। आप प्लीज यहाँ पे दोबारा देख सकते हो कि फूड आपका क्या होता है, पुश होता है नीचे की तरफ, उसको धक्का दिया जाता है। यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रेक्शन है, और यहाँ पे देखिए बाद में इस तरीके से ये हमारी पीछे पीछे रिलैक्स होती जा रही है, और फूड हमारा इस तरीके से नीचे की तरफ आपका मूव करता रहता है। तो हमारे पास इसे कहते हैं पेरिस्टल्सिस मूवमेंट। तो पेरिस्टल्सिस मूवमेंट क्या होती है, वेव लाइक मोशन होता है एलिमेंट्री कैनाल का, जो फूड को नीचे की तरफ लेकर जाता है, आगे की तरफ उसको धकेलता है। जैसे आप ये देख सकते हो, ये डाइजेस्टिव ट्रैक है, ये बोलस, बोलस होता है फूड पार्टिकल। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे ये वेव, देखिए यहाँ पे रिलैक्सेशन हो रहा है, और फूड इस तरीके से आपका आगे की तरफ मूव करता जा रहा है, और ये कब तक होता रहेगा, जब तक हमारा फूड आपका स्टमक के अंदर पहुंच नहीं जाता है। ठीक है, समझ आया आपको। तो प्लीज ध्यान रखना, ये जो फिजिकल डाइजेशन जो होता है, एक तो टीथ करते हैं, बट टीथ के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, जो पेरिस्टल्सिस मूवमेंट होती है एलिमेंट्री कैनाल की, वो भी यहाँ पे मैकेनिकल वर्क करती है। और पेरिस्टल्सिस मूवमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन होना मसल का। आप स्टमक में भी देख सकते हो कि जिस तरीके से एसोफेगस के अंदर पेरिस्टल्सिस मूवमेंट हो रही थी, जो हमारा स्टमक है वहां पर भी क्या होती है, पेरिस्टल्सिस मूवमेंट होती है। समझ आ रहा है आपको। तो अभी मैं आपको यही वाला डायग्राम यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रही थी, और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी देखिए पेरिस्टल्सिस मूवमेंट दिखाई गई है कि फूड हमारा एसोफेगस से कहाँ पे गया, स्टमक में गया, और उसके बाद देखिए डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ दी पेरिस्टल्सिस मूवमेंट। तो आप देख रहे हो, देखो यहाँ पर भी देखिए पेरिस्टल्सिस मूवमेंट हो रही है, यहाँ पे देखिए मसल्स कांटेक्ट कर रही है, बट यहाँ पे रिलैक्स हो रही है, यहाँ पे दोबारा कांटेक्ट कर रही है, और इस तरीके से हमारा फूड आगे कहाँ चला जाता है, हमारा इंटेस्टाइन के अंदर। समझ आया आपको इसके बारे में कि नहीं समझ आया। अब एक बार रीड कर लेते हैं, अगर कोई पोर्शन आपका मिस हो गया होगा उसको देख लेंगे फिर। तो हमारा ये जो एसोफेगस है वो कैसा होता है, थिन होता है, बहुत ही पतला है, लॉन्ग ट्यूब है, जो एक्सटेंड होती है आपकी पोस्टीरियरली, पासिंग थ्रू द नेक, thorax and the abdomen, sorry, thorax and diaphragm, and lead to the G-shaped bag-like structure called the stomach। तो यहाँ पे एसोफेगस से देखो किस किस को क्रॉस कर रही है, नेक को क्रॉस कर रही है। नेक के बाद हमारे पास अभी अभी हमने बात की थी, प्लीज इस डायग्राम को दोबारा देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है।
हमारे पास ये देखिए एसोफेगस आपकी इस तरीके से मूव कर रही है यहाँ पे, और कहाँ पे जा रही है, स्टमक के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी में। तो सबसे पहले तो उसने यहाँ पे नेक को क्रॉस किया, नेक के बाद ये वाली कैविटी कौन सी है, थोरेसिक पोर्शन है, इसको क्रॉस किया। उसके बाद हमारे पास है डोम शेप का कौन आता है, डायफ्राम आता है, उसको क्रॉस किया, और बाद में जाके कहाँ पे जाकर ओपन हो गया, स्टमक में, जो कहाँ प्रेजेंट है आपका एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है। और स्टमक की शेप कैसी होती है, जे शेप का होता है। तो यहाँ पे वही चीज मेंशन है कि इसोफेगस हमारा पीछे की तरफ जाता है, पोस्टीरियर जा रहा है, आगे की तरफ ओपन नहीं हो रहा है वो, तो पोस्टीरियरली एक्सटेंड हो रहा है। किस किस को पास करता है, नेक को पास करता है, थोरेक्स को, डायफ्राम को, एंड लेड टू अ जी शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्टमक। अब हमारे पास एसोफेगस और स्टमक के बीच में कौन है, एक स्फिंक्टर है। उस स्फिंक्टर का नाम है मस्कुलर स्फिंक्टर, गैस्ट्रोएसोफेगस स्फिंक्टर, जो रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ द एसोफेगस इनटू द स्टमक। अब स्टमक का जो, स्टमक कहाँ पे लोकेटेड होता है, अभी भी हमने कहा अपर लेफ्ट पोर्शन होता है एब्डोमिनल कैविटी का। टोटल 4 पोर्शन होते हैं, एक होता है कार्डिक पोर्शन जहां पे एसोफेगस ओपन होता है, एक हमारे पास फंडिक रीजन होता है, बॉडी है जो आपका मेन सेंट्रल रीजन है, एंड लास्ट पोर्शन होता है पाइलोरिक पोर्शन जो आपका ओपन होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है इंटेस्टाइन का, हमारे पास ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम में क्या होती है, इसकी ओपनिंग होती है। समझ आया आपको इतना, ये सारे डायग्राम्स आपको क्लियर हो गए स्टमक के बारे में। ठीक है, ओके। अगर आपको यहाँ पे क्लियर हो चुके तो अब देखिए स्टमक, स्टमक की ओपनिंग कहाँ पे हो रही है, स्टमक की ओपनिंग देखिए यहाँ पे कहाँ पे हो रही है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के टोटल 3 मेजर पोर्शंस होते हैं। सबसे पहला पोर्शन होता है ड्यूडेनम, सेकंड पोर्शन होता है हमारे पास यहाँ पे जेजुनम, जो आप ये वाला पोर्शन देख पा रहे हो, इसका नाम है जेजुनम। काफी ज्यादा बड़ा होता है और हाईली कॉइल्ड होता है, देख पा रहे हो कॉइलिंग, कॉइलिंग है यहाँ पे, ये जेजुनम है। एंड जो हमारे पास सबसे लास्ट में पोर्शन होता है टर्मिनल पोर्शन, ये भी कॉइल्ड ही होता है, इसे हम कहते हैं इलियम पोर्शन। तो हमारे पास ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो आपका 3 रीजन के अंदर डिवाइडेड होती है। हमारे पास सबसे पहले ये वाला पोर्शन है, कई की जगह लिखा होता है कि ये यू शेप का होता है, कई की जगह लिखा होता है सी शेप का होता है, आप इसको जैसे मर्जी मान लो। ये देखिए, इसे हम कहते हैं ड्यूडेनम। तो सी शेप का ड्यूडेनम है। उसके बाद मिडल में कौन आता है, जेजुनम। तो लॉन्ग पोर्शन है, कॉइल्ड पोर्शन है, मिडल में आता है किस किस की भी, उसे हम कहते हैं जेजुनम। एंड सबसे लास्ट वाले पोर्शन को कहते हैं इलियम, जो हमारे पास हाईली कॉइल्ड पोर्शन है। अब यहाँ पे भी हमने बात की थी कि हमारे पास ये जो स्टमक है इसका पाइलोरिक पोर्शन ही इस ड्यूडेनम में जाके ओपन होता है, और यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, उस स्फिंक्टर को कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो ओपनिंग जो होती है स्टमक की कहाँ पे, ड्यूडेनम में, कौन गार्ड करता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर उसकी ओपनिंग को गार्ड करने का काम करता है। और इलियम जो है हमारे पास, इलियम ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर, आप इधर देख पा रहे हो। तो इलियम की ओपनिंग होती है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब हमारे पास ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, इसके भी बहुत सारे, ये देखिए ये इलियम नजर आ रहा है, इलियम की ओपनिंग कहाँ पे होगी, इस लार्ज इंटेस्टाइन में होगी। लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला वाला पोर्शन आता है ना यहाँ पे, इस पोर्शन को बोलते हैं सीकम। तो इलियम हमारा ओपन होता है सीकम के अंदर, जो सबसे पहला पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। और ध्यान रखना, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में सबसे ज्यादा जो हाइट होती है ना वो हमारे, सॉरी, जो सबसे ज्यादा लंबी होती है, सॉरी हाइट नहीं लंबी, वो लेंथ वाइज सबसे ज्यादा बड़ी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन अगर हम डायमीटर की बात करते हैं कि सबसे ज्यादा चौड़ा कौन है, तो वो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन होती है। तो यहाँ पे देखिए सीकम है, सीकम के बाद हमारे पास सेकंड पोर्शन आता है कोलोन। लेकिन हमारे पास ये कोलोन आपके कुछ डिफरेंट पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। अब देखिए जो हमारे पास यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में वही फूड आता है जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे कैसा फूड आ रहा है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल आ रहा है। तो सबसे पहले वो फूड कहाँ पे जाता है, सीकम में जाता है। सीकम के बाद देखिए वो फूड हमारा ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं असेंडिंग कोलोन, जो सेकंड पोर्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। उसके बाद देखिए फूड ऐसे जा रहा है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन।
और फिर फूड आपका नीचे की तरफ आता है, इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन। और डिसेंडिंग कोलोन के बाद एक कोलोन और आता है, उसे हम कहते हैं सिग्मोइड कोलोन। उसके बाद कोलोन के बाद रेक्टम, एंड रेक्टम के बाद एनस। तो ये हमारे पास पोर्शन थे आपके, किसके, वो पोर्शन थे लार्ज इंटेस्टाइन के। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि जो हमारी ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके कौन कौन से पोर्शन है। सबसे पहला पोर्शन ये देखिए यहाँ पे सीकम है, जो भी मैंने आपको बताया। सीकम के बाद ये असेंडिंग कोलोन है, ये ट्रांसवर्स कोलोन है, और ये नीचे की तरफ हमारे पास ये डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग के बाद यहाँ पे सिग्मोइड कोलोन भी आता है, रेक्टम, और सबसे एंड में आता है एनस। लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ द सीकम, कोलोन एंड द रेक्टम। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, जो हमारा सीकम होता है, सीकम के साथ ही हमारे पास एक यहाँ पे ना एक इलोंगेशन होती है, एक ऑर्गन से एक पाइप राइज होती है सीकम से, इसे हम कहते हैं अपेंडिक्स। और आपको पता होगा इसका हमारी बॉडी में कोई रोल नहीं होता है, इसलिए हम कहते हैं इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, तो यही से क्या होती है, आपकी एक्सटेंशन होती है सीकम से। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला पोर्शन सीकम है। सीकम बिल्कुल छोटा सा होता है, ब्लाइंड सैक है, जिसके अंदर बहुत सारे सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये लाइन आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन के एक छोटा सा पोर्शन है, और वहां पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, हमारे लिए अच्छे होते हैं, लेकिन कैसे, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मीनिंग है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें भी कुछ बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड हम भी उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास जो सीकम है, वहीं से ही एक नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन अराइज होता है, जिसे हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। जो कैसा ऑर्गन है, इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, मतलब अब हम इसका यूज नहीं करते हैं। और ये वेस्टिजियल ऑर्गन जो है वो कहां से राइज हो रहा है, सीकम से ही राइज हो रहा है। लेकिन सीकम बाद में आपका ओपन होता है कोलोन के अंदर, एंड कोलोन आपका टोटल 4 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, और लास्ट में आता है सिग्मोइड कोलोन। और हमारे पास ये जो डिसेंडिंग पार्ट जो होता है कोलोन का या सिग्मोइड कोलोन, वो आपको किसमें ओपन होता है, रेक्टम के अंदर, और रेक्टम बाद में ओपन हो जाता है एनस के अंदर। तो ये था हमारे पास आपका जनरल व्यू एलिमेंट्री कैनाल का। जस्ट ओनली इसके पार्ट के बारे में आज हमने बात की कि कौन कौन से पार्ट्स हैं। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। बताइए, अगर किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आप यहाँ पे सबसे पहले अगर आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, तो ये वाला डायग्राम आज हम आपका कंप्लीट कर चुके हैं। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आपको नहीं बताई, ग्लैंड्स के बारे में कुछ नहीं बताया, फूड जब माउथ में मिक्स हो रहा है वो हमने कुछ नहीं डिस्कस किया। ओनली आज हमने यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट कौन कौन से उनके बारे में डिस्कस किया। ये हमारे पास माउथ है, माउथ के बाद बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी के बाद फेरिक्स है, फेरिक्स के बाद ये एसोफेगस है, एसोफेगस के बाद ये स्टमक है, स्टमक आपका ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसका सबसे पहला पोर्शन है ड्यूडेनम। फिर हमारे पास जेजुनम, जेजुनम के बाद इलियम, इलियम आपका ओपन होता है सीकम में, सीकम से देखिए कौन अराइज हो रहा है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। सीकम किसमें ओपन होता है, आपका कोलोन के अंदर, ये असेंडिंग कोलोन है, ये ट्रांसवर्स कोलोन है, या आपका डिसेंडिंग कोलोन है। डिसेंडिंग के बाद यहाँ पे सिग्मोइड कोलोन भी आता है, उसके बाद हमारे पास आता है रेक्टम, और रेक्टम की ओपनिंग होती है एनस के अंदर। तो एक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट के बारे में आज हम कर चुके हैं। फंक्शन ही कि अभी हमने इनके बारे में ओनली पार्ट के बारे में किया है। इतना सबको समझ में आ गया है। अब यहाँ पे इसके आप हिस्टोलॉजी भी कर ही लेते हैं, बाकी पोर्शन फिर आपका कल करेंगे। ठीक है, अभी जो मैं आपको भी बताऊंगी यहाँ पे, अब अभी भी मैंने आपको कहा कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वो किससे बनी होती है, मसल्स की बनी होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमारे पास अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, तो जो हमारी फूड पाइप है जिसको हम एसोफेगस बोलते हैं, और रेक्टम तक हमारे पास क्या होती है, गट में कुछ क्या होती है, लेयर्स होती हैं। उन यहाँ पे कुछ लेयर्स के नाम है, वो आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, आप प्लीज इसको समझने की कोशिश करना कि भी हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, देखो जो हमारी ये वॉल है, जब हमने उस वॉल के अंदर देखा, जैसे मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, अगर यहाँ पे वेट, ये देखिए,
जैसे आप प्लीज इसको रिलेट करना, जो मैं आपको यहाँ पे डायग्राम दिखा रही हूँ, ये डायग्राम हमारे पास स्टमक का है। लेकिन देखिए अगर मैं स्टमक की वॉल देखूँ ना, तो मैंने अब इतना तो मुझे समझ में आ गया है कि जो स्टमक की वॉल है वो किससे बनी होती है, मसल्स की बनी हुई है। लेकिन जब मैंने वहां पे मसल्स को देखना चाहा, तो आप ये नजर आ रहा है, देखिए सबसे आउटर मोस्ट में देखिए कुछ और ही मसल्स है, लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स है, फिर बीच में देखिए हमारे पास कुछ और मसल्स है, नीचे कुछ और मसल्स है। तो इनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ लेयर्स होती है, मसल्स की कुछ लेयर है, एसोफेगस से लेके कहां तक, एसोफेगस से लेके रेक्टम तक, उसी के बारे में अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ द ह्यूमन गट। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास अब क्या चीजें हैं, जो वॉल जो है एलिमेंट्री केनाल की, मतलब वो आपकी एसोफेगस से लेके रेक्टम तक, उसके पास टोटल 4 लेयर होती है। सबसे पहली लेयर, बाहर वाली लेयर को हम बोलते हैं सिरोसा, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर के बाद जो हमारे पास सेकंड लेयर आती है, उस सेकंड लेयर को हम बोलते हैं मस्कुलरिस। लेकिन सिरोसा हमारे पास ओनली सिंगल लेयर होती है, ओनली वन ही लेयर है। सेकंड लेयर का नाम है मस्कुलरिस, सेकंड लेयर। लेकिन हमारे पास ये जो मस्कुलरिस लेयर होती है, मस्कुलरिस लेयर में क्या है, हमारे पास इसकी जो आउटर वाली लेयर होती है, आउटर वाली में जो मसल्स होती है हमारे पास, वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है, और इसका जो इनर वाला पोर्शन है वो आपकी सर्कुलर होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मस्कुलरिस लेयर है, ये आपका 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल होता है और इनर आपका सर्कुलर होता है। इसके बाद मस्कुलरिस के बाद आती है सब म्यूकोसा, और म्यूकोसा के बाद जो सबसे इनर मोस्ट में आती है उसका नाम है म्यूकोसा, एंड सबसे अंदर है ल्यूमन। ल्यूमन जहां पे आप ये देख लो, यहाँ पे फूड आया है, जो हमारे पास वॉल है, बीच में स्पेस भी तो है ना, स्पेस को हम बोलते हैं ल्यूमन। तो स्पेस यहाँ पे देखिए हमारे पास ये वॉल है, यहाँ पे साइड वॉल में और यहाँ पे स्पेस है। ये साइड वॉल में कौन कौन सी लेयर है, ये 4 लेयर है। कौन कौन सी, सबसे आउटर मोस्ट में सिरोसा, उसके बाद मस्कुलरिस, देन सब म्यूकोसा, और उसके बाद आती है म्यूकोसा लेयर। अगर आपको ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज आप इसको स्टमक से ही समझने की कोशिश कीजिए, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ पे जो स्लाइड अवेलेबल है वो ओनली उसी की है। जैसे देखिए हमने क्या कहा, सबसे हमारे पास ये देखिए ये वॉल है ना, ये वॉल ही है स्टमक की, सबसे आउटर मोस्ट वाली को हम कहते हैं सिरोसा। उसके बाद हमारे पास हमने क्या कहा, जो सिरोसा के बाद आती है उसका नाम है मस्क्यूलरिस। अब देखिए मस्कुलरिस में यहाँ पे 3 टाइप की लेयर्स दिखाई गई है, और ये है क्या, कि मसल्स ही है सारी की सारी। मस्कुलरिस में देखिए जो सबसे आउटर मोस्ट है, यहाँ पे मसल्स कैसी है, इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल लेयर है सबसे आउटर में। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास देखिए कैसी है, सर्कुलर मसल्स है, ये देख पा रहे हो, ये वाली सर्कुलर मसल्स है जो आपके मिडल में प्रेजेंट है। और इसके बाद कई बार किसी किसी में हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्लिक भी नजर आती है, ऑब्लिक समझते हो ना, टेढ़ा, ये देखिए यहाँ पे ऑब्लिक लेयर जो सबसे इनर में होती है। ये तीनों किसकी लेयर है, ये तीनों आपकी स्मूथ मसल्स की बनी हुई है, लेकिन ये मस्कुलरिस के अंदर आती है, सिरोसा, मस्कुलरिस, और मस्कुलरिस के बाद कौन सा था हमारे पास आपका म्यूकोसा, एक मिनट, सिरोसा, मस्कुलरिस, और उसके बाद कौन सी थी, सब म्यूकोसा, सॉरी, उसके बाद आती है सब म्यूकोसा, और सब म्यूकोसा के बाद हमारे पास आता है सबसे इनर में आता है म्यूकोसा लेयर। तो हमारे पास ये वाली मस्कुलरिस हो गई है, मस्कुलरिस के बाद आएगी हमारे पास सब म्यूकोसा, और सब म्यूकोसा के बाद जो सबसे इनर में है इसका नाम है म्यूकोसा। और ये वाला तो हमारे पास ल्यूमन ही है फिर, जहां पे फूड आपका प्रेजेंट होता है, मतलब फूड के ऊपर जितनी भी एक्टिविटी होती है वो इसकी वजह से होती है। अब यहाँ पे देखिए समझिए, जो हमारे पास सबसे इनर मोस्ट वाली लेयर है, इनर मोस्ट वाली लेयर को हम बोलते हैं म्यूकोसा लेयर। अब यहाँ पे अगर आप स्टमक में आप ये देख पा रहे हो कि हमारे पास यहाँ पे कुछ ये ऐसे कुछ इनफोल्डिंग्स नजर आ रही है, इन इनफोल्डिंग्स को हम कहते हैं गैस्ट्रिक रूगे, और इसी को बोलते हैं गैस्ट्रिक फोल्ड। ये जो गैस्ट्रिक फोल्ड जो है ना, ये हमारे पास इस म्यूकोसा लेयर के ही होते हैं। म्यूकोसा लेयर की देखिए यहाँ पे इनफोल्डिंग हुई है, ताकि वो यहाँ पे सरफेस एरिया इंक्रीज कर सके और फूड हमारे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे डाइजेस्ट हो सके। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे वही बात है जो भी मैंने आपको बताई यहाँ पे, कि हमारे पास जो एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल है,
एसोफेगस से लेके रेक्टम तक, उस पूरी की पूरी लेयर में मसल्स की टोटल 4 लेयर होती है। सबसे बाहर वाली सिरोसा है, ठीक है। सिरोसा के बाद आती है मस्कुलरिस, ये आपका 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होती है। आउटर वाली देखिए, आउटर वाली लॉन्गिट्यूडनल है इस तरीके से, और इनर वाली आपकी ऐसे सर्कुलर है। और कई बार आउटर और इनर के बीच में एक हमारे पास एक लॉन्गिट्यूडनल भी होती है सम टाइम। उसके बाद आती है सब म्यूकोसा, और सब म्यूकोसा के बाद सबसे इनर मोस्ट में आती है म्यूकोसा, और म्यूकोसा के बाद यहाँ पे ल्यूमन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार इसको रीड कर ही लेते हैं। नहीं चलो, ये वाला पोर्शन तो फिर मैं आपको कल ही बताऊंगी, ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। बस एक बार प्लीज आप इसको, इस डायग्राम को देख लीजिए अच्छे तरीके से। जो भी मैंने आपको बताया यहाँ पे सारी बातें वही लिखी है। ये देखिए, सबसे आउटर मोस्ट में कौन है? आउटर मोस्ट में देखिए सिरोसा है। सिरोसा के बाद कौन सी लेयर थी? मस्कुलरिस। मस्कुलरिस में देखिए सबसे आउटर मोस्ट में कैसी मसल्स है? लॉन्गिट्यूडनल, ये नजर आ रही है देखो, ऐसे ऐसे लॉन्गिट्यूडनल है। फिर उसके बाद सर्कुलर है, ये देखिए। और सबसे इनर मोस्ट में आती के बाद ऐसे ऑब्लिक। इसके बाद हमारे पास आती है सब म्यूकोसा, और सबसे इनर मोस्ट में आती है, इनर मोस्ट में आती है म्यूकोसा लेयर। आपको समझ में आ रहा है ये हम क्या बातें कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? और जैसे भी मैंने आपको बताया कि सबसे इनर मोस्ट में हमारे पास, सबसे इनर मोस्ट में हमारे पास कौन है? म्यूकोसा लेयर है सबसे इनर में। और हमारे पास ये कुछ आपको ये जो रीजेस नजर आ रही है, इसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक फूड, इसी को ही कहते हैं गैस्ट्रिक रुगे। तो ये जो रुगे जो है ना, ये हमारे पास म्यूकोसा लेयर की फोल्डिंग होती है, यहाँ पे लिखा भी गया है, देख सकते हो। ये हमारे पास कार्डिक पोर्शन है, ये फंडस पोर्शन है, ये पूरी पूरी बॉडी है, और एंड में हमारे पास यहाँ पे है पाइलोरिक पोर्शन। ये पाइलोरिक पोर्शन ये आपका ड्यूडेनम में ओपन होता है, यहाँ पे एक स्फिंक्टर भी है, स्फिंक्टर का नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो आपका वेल्व की तरह काम करता है। समझ आ रहा है आपको? बताइए। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो हमारे पास ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जब हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब उसका कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो चुका है। फूड का ब्रेकडाउन होता कैसे है वो मैं आपको कल बताऊंगी, मतलब जब भी आपकी परसों क्लास होगी, कल तो आप लोगों का टेस्ट है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या चीजें हैं कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, वही क्या करती है? फूड को एब्जॉर्ब करती है। तो कैसे कर पाती है? क्योंकि वहां पे क्या होती है, हमारे पास कुछ इनफोल्डिंग्स होती है, उन इनफोल्डिंग्स को कहते हैं विलाय। तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहां पे क्या होती है? ये फिंगर लेग प्रोजेक्शन होती है, और इसी फिंगर लेग प्रोजेक्शन को हम कहते हैं विलाय। तो विलाय क्या करती है? फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। लेकिन ये विलाय जो है वो किससे बनती है? ये भी हमारे पास जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है ना, म्यूकोसा, म्यूकोसा से ही क्या होती है? विलाय का फॉर्मेशन होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है। अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन में ये देख पा रहे हो यहाँ पे, ये फिंगर लेग प्रोजेक्शन, इस फिंगर लेग प्रोजेक्शन को बोलते हैं विलाय। तो ये जो विलाय है, ये भी हमारे पास किसने बनाई है? म्यूकोसा लेयर की ही ये आपकी फॉर्मेशन है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी सबसे बाहर वाली सिरोसा, उसके बाद मस्कुलरिस, मस्कुलरिस के बाद ये वाली देखिए सब म्यूकोसा, और सबसे इनर मोस्ट में है म्यूकोसा। तो म्यूकोसा क्या कर रहा है? ये विलाय का फॉर्मेशन कर रहा है। और ये जो विलाय होती है, इसका काम क्या होता है? डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने का। इसके बारे में, विलाय के बारे में मैं आपको बाद में भी डिटेल में बताऊंगी। अभी जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन है आपको। तो यहाँ पे देखिए, अब हमने यहाँ पे क्या कहा? इस विलाय को बनाने वाला कौन है? म्यूकोसा लेयर है। तो अगर आप इस विलाय को भी और ज्यादा जूम करके देखते हो ना, तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो देखने को मिलता है। ये हमारे पास एक सिंगल विलाय है, एक सिंगल को बोलते हैं विनस। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो हमारे पास ये विलाय है, अब बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विलाय के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से फूड वहां पे एब्जॉर्ब हो पाता है, बाकी अब तक फूड हमारा एब्जॉर्ब क्यों नहीं हुआ? जब हमने खाना खाया, माउथ में गया, स्टमक में गया, तो वहां पर फूड एब्जॉर्ब क्यों नहीं हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जाकर एब्जॉर्ब क्यों होता है? तो हम देते हैं कि क्योंकि उसके पास क्या होती है? विलाय होती है। विलाय क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो क्या काम करती है? सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। बट विलाय ही फूड को एब्जॉर्ब क्यों करती है? क्योंकि उसके पास होती है ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज में चली आती है आर्टरीज और वेन्स। ये जो हमारे पास ये रेड वाला है, इसका नाम है आर्टरी,
और ये जो ब्लू वाला है ये हमारे पास है वेन। तो आर्टरी और वेन्स क्या करती है, फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। मतलब विलाय के पास ये ब्लड कैपिलरीज होती है, तभी यहाँ पे फूड एब्जॉर्ब हो पाता है। लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पे प्लीज एक ध्यान से समझना मेरी बात को। ये देखिए हमारे पास ये रेड वाला है आर्टरी, सॉरी वेन। रेड वाली आर्टरी है, ब्लू वाली हमारे पास वेन है। इन दोनों के बीच में हमारे पास सेंटर में एक ट्यूब जा रही है। इस ट्यूब को हम बोलते हैं लेक्टियल, जो लिम्फेटिक डक्ट का काम करती है। इसका प्रॉपर फंक्शन तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, जस्ट ओनली आपको इसके बारे में नाम पता होना चाहिए। मैंने क्या कहा, अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो, ये रेड वाली आर्टरी है, ब्लू वाली हमारे पास क्या है, वेन है। इसके बीच में हमारे पास एक जो ग्रीन वाला पोर्शन जा रहा है, ओनली सिंगल होता है, इसे हम कहते हैं लेक्टियल। आप यहाँ पर सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था। तो अभी मैंने आपको क्या कहा कि हमारे पास जो विलाय है, विलाय क्या कंटेन करती है, ब्लड कैपिलरीज कंटेन करती है। और ब्लड कैपिलरीज कंटेन करने की वजह से ही वो क्या कर पाती है, फूड को एब्जॉर्ब कर पाती है। बट समझने वाली चीज यहाँ पर अभी ये है, जो भी मुझे आपको फिलहाल बताना है, कि हमारे पास ये जो विलाय होती है, ये विलाय किसकी एक्सटेंशन होती है, म्यूकोसा जो मेम्ब्रेन है, उसी से ही इसका फॉर्मेशन होता है। अभी हमने कहा कि हमारे पास यहाँ पे देखिए रेड वाली है आर्टरीज और ब्लू वाली है वेन। सेंटर में देख रहे हो आप, सेंटर में ये एक हमारे पास येलो कलर की एक पाइप सी जा रही है, इसको हम बोलते हैं लेक्टिल। और ये लेक्टिल क्या करती है, मोस्टली फैट्स को और लिपिड को स्टोर करने, मतलब इसकी कंडक्शन का काम करती है। तो एक बार इसको हम रीड कर लेते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इस वाले पोर्शन को तो हम आपका कल भी कर देंगे, ठीक है। अब जैसे एक चीज तो मैं आपको और बता देती हूँ यहाँ पे, कि हमारे पास ये जो विलाय है, इस विलाय का ये जो बेस नजर आ रहा है आपको, ये देखिए ये विलाय है पूरा। इस विलाय जो इस विलाय का जो बेस है, इसे हम कहते हैं क्रिप्ट, क्रिप्ट ऑफ लिबरकन, या सिंपल इसे हम क्रिप्ट भी बोलते हैं। तो एक बार जस्ट इसको रीड कर लेते हैं, अगर कोई डाउट होगा तो आप कल पूछ लेना। हमने यहाँ पे क्या कहा, म्यूकोसा लेयर फॉर्म करती है इरेगुलर फोल्ड, उस इरेगुलर फोल्ड को बोलते हैं रुगे, कहाँ पे, स्टमक में। तो जो अभी हमने स्टमक में वहां पे ऐसे से इरेगुलर फोल्ड देखे, वो किसने बनाए हैं, म्यूकोसा लेयर ने ही बनाए हैं। इसके अलावा अभी अभी आपने स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय को देखा, जो क्या है, स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग है, उसको बनाने वाला भी म्यूकोसा लेयर ही है। समझने वाली ये बात है कि स्टमक के अंदर रुगी की फॉर्मेशन भी म्यूकोसा लेयर ही करवाती है, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय का फॉर्मेशन भी म्यूकोसा लेयर ही करवाता है। अब हमारे पास ये जो वो सेल जो विलाय को लाइन करते हैं, उसके पास क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन होता है, जिससे हम कहते हैं माइक्रोविलाय, जो इसको ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देता है। एंड ये मॉडिफिकेशन क्या करती है, सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है, एक बार आप यहाँ पे देखिए, हमने देखिए यहाँ पे क्या काम किया। पहले आप चलो ये वाला डायग्राम देख लीजिए, ये हमारे पास एक विलाय है, ये वाला। अब हमने एक इसमें से क्या काम किया, जस्ट इतने से पोर्शन को, उस विलाय को मैग्नीफाई किया। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमारे पास ये जो विलाय है, ये क्या कंटेन करती है, बहुत सारे ब्रश बॉर्डर सेल नजर आ रहे हैं, इसे हम कहते हैं माइक्रो विलाय। तो विलाय क्या कंटेन करती है, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, जिसको बोलते हैं माइक्रो विलाय। और ये क्या काम कर रही है, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करती है, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम फूड को वो एब्जॉर्ब कर सके। क्योंकि कोई भी चीज देखो, आपकी बहुत ज्यादा नंबर में इस तरीके से प्रेजेंट है, तो ज्यादा से ज्यादा फूड को एब्जॉर्ब कर पाएगी ना वो। तो विलाय के कंटेन करता है माइक्रो विलाय, जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हो, इस वाले डायग्राम में भी, कि ये हमारे पास एक विलाय है। अगर हम इस विलाय को भी और ज्यादा जूम करते हैं, तो आपको नजर आ रहा है ये क्या कंटेन कर रहा है, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, जिसे हम कहते हैं माइक्रो विलाय, जो बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पर थ्योरी में भी वही कंटेंट लिखा गया था, कि हमारे पास वो सेल जो द सेल लाइनिंग द विलाय, वो सेल जो विलाय को लाइन कर रहे हैं, उसके पास क्या है, न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन है, जिसे हम कहते हैं माइक्रोविलाय। और वो उसको कैसी अपीयरेंस देता है, ब्रश बॉर्डर। इसकी वजह से यहाँ पे देखिए इसकी ब्रश बॉर्डर जैसी अपीयरेंस बन रही है, और ये मॉडिफिकेशन क्या कर रही है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं। अब हमारे पास ये जो विलाय है, उसके पास क्या क्या है, नेटवर्क है कैपिलरीज का, मतलब
आर्टरीज एंड वेन्स है, बट इसके साथ साथ उसके पास एक बहुत बड़ा एक लिम्फ वेसल होता है, मतलब जो लिम्फ को कंटेन करने का काम करता है, उसको हम बोलते हैं लैक्टियल। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, आप प्लीज एक बार इसको दोबारा देख लीजिए, ये एनसीईआरटी का ही फिगर है, इसमें प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमारे पास देखिए विलाय है, इस विलाय के पास ये कैपिलरीज है, ये रेड वाली ब्लू वाली, बट इसके साथ साथ ही बीच में कौन होता है, लेक्टिल होता है। और ये लेक्टिल क्या चीज कैरी करता है हमारे पास, ये लिम्फ को कैरी करता है। तो हमारे पास, और ये बेस जो है इस विलाय का, इस बेस को बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लिबर्गन। तो हमारे पास विलाय जो है, विलाय आर सप्लाइड विद नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ वेसल्स, जिसे लेक्टिल बोलते हैं। इसके साथ साथ ही हमारे पास जो म्यूकोसल एपिथेलियम होता है, उसके पास गोबलेट सेल्स होते हैं जो सिक्रेट करते हैं म्यूकस दैट हेल्प इन द ल्यूब्रिकेशन। अब हमारे पास क्या होता है, अब मैं आपको बता दूं कि हमारी जो इनर लाइनिंग होती है ना, यहाँ पे कुछ एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होता है। एपिथेलियल सेल क्या होते हैं, बहुत ज्यादा पतले पतले से लेयर सेल होते हैं, और उनके पास क्या होते हैं, गोबलेट सेल्स होते हैं। गोबलेट सेल, मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक एपिथेलियल सेल है, और इसके पास क्या है, इसके पास ये कुछ गोबलेट सेल है। गोबलेट सेल अपनी बॉडी से म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं, और म्यूकस क्या करता है, ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है। जैसे सिंपल सी बात है, भी आपने देखा होगा कि जो हमारा नोज होता है, जो हमारा विंड पाइप है, इसमें भी क्या होता है, म्यूकस होता है। आपको पता है ये म्यूकस किस वजह से होता है, ड्यू टू द गोबलेट सेल, क्योंकि हमेशा यहाँ पे क्या होता है, म्यूकस सीक्रेट होता रहता है, ताकि कोई भी जो माइक्रोब्स वो इजिली यहाँ पे एंटर ना हो जाए हमारी बॉडी में, वहीं पर वो ट्रैप हो जाए। तो वहां पर वो जो म्यूकस जो सिक्रेट करने का काम होता है, वो किसका होता है, गोबलेट सेल्स का होता है। और म्यूकस को पता है किस में हेल्प करता है, ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा अभी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि जो हमारा स्टमक है, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, और जब वो सिक्रेशन करते हैं तो उसकी सिक्रेशन को बोलते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। तो हमारे पास स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ना, ये भी म्यूकोसा लेयर ही फॉर्म करती है। तो प्लीज ध्यान से समझना इस बात को कि हमारे पास जो म्यूकोसा लेयर, उसके बहुत सारे फंक्शन है। म्यूकोसा ही रुगे फॉर्म करती है, म्यूकोसा ही विलाय फॉर्म करती है, म्यूकोसा ही गैस्ट्रिक ग्लैंड फॉर्म करती है स्टमक के अंदर। और इसके साथ साथ जो हमारे पास क्रिप्ट होता है, क्रिप्ट कहाँ पे कहा था, बेस ऑफ द विलाय, ये भी म्यूकोसा लेयर की फॉर्म करती है। तो क्रिप्ट होता है किस किस के बीच में, बेस ऑफ विलाय, और विलाय कहाँ पे होती है, इंटेस्टाइन में, इसको बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लिबर्गन। तो ये भी म्यूकोसा लेयर ही फॉर्म करती है। तो म्यूकोसा ही गैस्ट्रिक ग्लैंड फॉर्म करेगी स्टमक में, म्यूकोसा लेयर ही स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय के बेस पे क्रिप्ट का फॉर्मेशन करेगी। अब जितनी भी ये जो 4 लेयर है, शो करती है मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अब देखिए हमारे एलिमेंट्री कैनाल में इतने सारे पार्ट हैं, देखिए सारे के सारे एलिमेंट्री कैनाल का सबका फंक्शन अलग अलग है। जो फंक्शन एसोफेगस कर रहा है वो स्टमक नहीं कर रहा, जो स्टमक कर रहा है वो इंटेस्टाइन नहीं कर रही है। अब किसने क्या फंक्शन करना है, उसके बेसिस पे वहां पे क्या हो रही है, मॉडिफिकेशन हो रही है। जैसे आप देखो, अगर हम बात करते हैं किसकी, आपके स्टमक की, स्टमक में म्यूकोसा लेयर फॉर्म कर रही है क्या चीज, हमारे पास ये गैस्ट्रिक रोगे, रोगे का फॉर्मेशन किसने किया, म्यूकोसा लेयर ने, कहां पे, स्टमक में। लेकिन सेम म्यूकोसा लेयर जब हमारे पास इंटेस्टाइन में जा रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां पर जाके वो क्या बना रही है, विलाय का फॉर्मेशन कर रही है। तो जितने भी हमारे पास लेयर है, कौन कौन सी, सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा, सारी लेयर की मॉडिफिकेशन है होल एलिमेंट्री कैनाल में। अब वो डिपेंड करता है कि उसने वहां पर फंक्शन क्या परफॉर्म करना है, उसी के बेसिस पे क्या होगा, उसका मॉडिफिकेशन होगा। समझ में आया आपको। तो इतना था हमारे पास यहाँ पे एक नॉर्म लिस्ट के बारे में। तो यहाँ पे लास्ट टाइम वही लिखी, all the 4 layers show modification in different parts of the elementary canal। ठीक है, समझ आ गया आपको। तो आज हम आपका इतना ही पोर्शन करेंगे। दिव्यम, कमलप्रीत एंड परिणीति, आपको समझ आया। यस मैम। यस मैम। डाउट है आपको। मैम नोट्स वगैरह कैसे करना है। नोट्स में आप लोगों को मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी, ओके मैम। शाम तक सेंड हो जाएगा। यहाँ तक कोई भी डाउट है आप लोगों को। नो मैम। दिव्यम, परिणीति, आपको कोई डाउट है। नो मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में एक्चुअली हम आपके ना डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में बात करेंगे, कि जो हमारा माउथ है
माउथ में स्लाइवी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, लीवर एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है, पेनक्रिया है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। ये कैसे कैसे काम करते हैं, इनके बारे में हम आपका नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो प्लीज आप एक काम करना, यहाँ तक पढ़कर आना। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट होगा तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और कमलप्रीत, आपकी तो आज फर्स्ट क्लास थी, इसके अलावा जो बाकी बच्चे हैं आप लोगों का कल टेस्ट है सेल वाले चैप्टर का, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। चलो ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय। थैंक यू मैम। ओके जी, वेलकम।